गेस्ट इन द न्यूज रूम में स्वागत करिए मशहूर फिल्में और वेब सीरीज बनाने वाले अनुराग कश्यप। मेरे वचन की तरह लल्लन टॉप भी पड़ गए। अनुराग कश्यप ने अमिताभ बच्चन से ये कहा कि आप ठीक एक्टिंग नहीं कर रहे हो। मैंने कहा मुझे रियल एक्टिंग चाहिए, मुझे अमिताभ बच्चन नहीं चाहिए। ये वाला अमिताभ बच्चन चाहिए, मैं आज फेंके ऊपर सुन लेता वाली एक्टिंग नहीं चाहिए। ये मेरे पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें देख के बोला था कि ये लड़का बहुत बड़ा फिलोसोफर बनेगा। पिताजी देखते हैं फिल्में आपकी, क्या रिएक्शन होती है उनकी? मेरे भाई ने दबंग बनाई थी ना, तो पिताजी कहता ये होता है फिल्म, ये होता है सिनेमा। क्या तुम ये फालतू फिल्में बनाते रहते हो? तुम क्या करते रहते हो, सीखो कुछ। बाहर वाले कहते हैं कि अनुराग कश्यप एक किस्म का गुस्सैल आदमी है। हाँ। और बस सींग भिड़ाए फिरता है कि अब इसको सींग मारूं। मैं बोला मैं हमेशा लड़ाई की, मैंने हक की लड़ाई लड़ी है, मैं जबरदस्ती किसी के ऊपर अटैक नहीं किया। नरेंद्र मोदी से मिले हैं आप कभी? मैं नहीं। कभी फोन पे हेलो हाय? नहीं। भारत जोड़ो यात्रा को फॉलो कर रहे हैं आप? राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब पहली बार कुछ कर रहे हैं वो, जो भी उन्होंने किया बहुत एडमिरेबल है। क्योंकि मैं तो बोलता हूँ उनकी भारत जोड़ो यात्रा मतलब ऐसा लगता है मोहब्बत से ही तो क्रांति आएगी। अनुराग कश्यप जैसों को अब इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि शूट की लोकेशन लॉक करने से पहले कि प्रदेश में सरकार किसकी है। तो मुझे जो करना होता है मैं उसी हिसाब से करता हूँ, और जहाँ कर सकता हूँ वहीं करता हूँ। इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरी सबसे बड़ी समस्या लोगों को समझाना है कि भाई मैं अब ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरी फिल्म राजनीतिक नहीं है। तो आप एक इंटरव्यू में बोल रहे हो तो लोग जज करेंगे कि अरे यार अनुराग कश्यप तो बड़ी बड़ी बातें करता है, ये तो शराब पी के अवार्ड सेरेमनीज में जाता है। अवार्ड सेरेमनीज में शराब सर्व होती है। आपने कुछ महीनों पहले शाहरुख के साथ एक ऐड किया था SRK+ फिल्म को लेके, आप लोग कोई फिल्म प्लान कर रहे हो? एक जो उनके साथ एक जिम्मेदारी आती है वो मैं नहीं उठा सकता हूँ। क्या जिम्मेदारी आती है? उनके फैन बेस को केटर करना। नाना पाटेकर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था मेरे। फिर आपने काम किया नाना पाटेकर के साथ? मैं गया हूँ 2-3 बार मिलने उनसे। हाँ। मुझे प्यार से हज्जाम बुलाते हैं। हज्जाम। गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 कब आएगी? जोया अख्तर आपकी अच्छी दोस्त हैं? हाँ, बहुत अच्छी दोस्त, बहुत पुरानी दोस्त है। वो इतनी प्रोफेशनल थी, वो बच्चन साहब को भी डांट देती थी। डांट सकते थे या डांट दिया था? डांट दिया था। सर आपकी सेट पे जरूरत है, आप लेट कर रहे हैं, जल्दी आइए। अनुराग कश्यप बीमार, बहुत बीमार हैं। अरे दोनों कान फट गए थे, फिर हार्ट अटैक हुआ। अभी ऑर्डर में बोल गया। कान फट गए थे मतलब? डाइविंग करने गया था, दोनों कान फट गए। गेस्ट इन द न्यूज रूम के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज इस कार्यक्रम की शक्ल थोड़ी बदली हुई है क्योंकि हमारे न्यूज रूम में जो आए हैं वो गेस्ट तो कतई नहीं हैं। जिस इलाके से आते हैं, जिस तरह की फिल्में बनाते हैं और जिस तरह का कच्चा पक्का सच्चा जैसा भी उनका व्यक्तित्व है, उसमें एक ख़ास किस्म का बनेलापन है। जैसे हमारे यहाँ कांजी हाउस से छूटे हुए जो जानवर होते थे ना, कि अब इनको बंद नहीं किया जाएगा, अब इनको दागा भी नहीं जाएगा क्योंकि अब ये छुट्टा हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं, सब इनके खौफ में रहें, सब इनको इनके मन की करने दें, ऐसा इनके आलोचक सोचते हैं। पर जो इनके मित्र हैं उन्हें पता है कि इस गुर्राहट के भीतर अपने हिस्से का गुस्सा है, चीज़ों को बदल देने की अकुलाहट है और है बहुत सारा प्रेम। और अब इनको ये गुमा है कि उसी प्रेम के भरोसे क्रांति भी लाई जा सकती है। गेस्ट इन द न्यूज रूम में स्वागत करिए मशहूर एक्टर और राइटर और जब इन सबसे और ट्विटर पर सक्रिय एक्टिविस्ट और जब इन सबसे समय मिलता है तब फिल्में और वेब सीरीज बनाने वाले अनुराग कश्यप। ऐसी हिंदी जो है हमारे पंडित आत्माराम शर्मा के मुंह से सुनी थी मैंने। मेरे हिंदी टीचर थे पंडित आत्माराम शर्मा। सिंधिया में? सिंधिया में जब पढ़ाते थे ना, और हमें वो क्रिया सिखाते थे। तो आत्माराम शर्मा ने कुर्सी उठाई तो आत्माराम शर्मा क्या हुआ? करता। कुर्सी उठाना क्या हुआ? कर्म। हाँ। वैसी हिंदी जो है तुम्हारे मुंह से सुनने को मिलती है, तो पंडित जी की याद आ जाती है। अच्छा, पर आपकी हर बातचीत में सिंधिया का जिक्र खूब आता है ना? बचपन का जिक्र आता है। तो ऐसा क्या था? मतलब हम सब भी बोर्डिंग गए हैं। मैं सिंधिया में, मतलब सिंधिया मेरा, अरे वो तो खैर अलग, बहुत ही अलग ही कहानी है मेरी। बता दीजिए। हाँ, मेरी कहानी मतलब अभी पता नहीं उसको किस तरह से देखूं। कई लोग जो है चीज़ों को ट्रॉमा की तरह देखते हैं, मैं उनको कई तरह से देखता हूँ।
अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता। तो मैं हर तरह से देखता हूँ। मेरा साथ एक मेरा अभी भाग्य कहो दुर्भाग्य कहो जो कहो, लेकिन मैं जब पैदा हुआ था, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता, ये मेरे पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें देख के बोला था कि ये लड़का बहुत बड़ा फिलोसोफर बनेगा, इसको अच्छे से पढ़ाना। दादाजी मेरे अपने कादिराबाद गांव है हमारा चंदौली में, वहाँ आप मूल रूप से चंदौली के रहने वाले हैं? गांव कादिराबाद चंदौली, हाँ। प्राध्यापक पिताजी की तरफ से और माँ की तरफ से चिलकहर बलिया। चंदौली और कादिराबाद में वो प्राध्यापक थे। उन्होंने पिताजी को पढ़ने भेजा था बनारस। वो नंगे पाँव गए थे बनारस। वो प्रिंस कॉलेज में पढ़े, फिर IIT BHU में पढ़े, इंजीनियर बने। तो उनके लिए पढ़ाई का बहुत महत्व था उस समय। पिताजी IIT BHU में पढ़े? हाँ, अरे सेकंड पोजीशन होल्डर थे वो। और आप? हाँ, नहीं वो मैं इसीलिए तो गणित से दूर रहा। सी हमारे घर में मतलब गणित के ऊपर इतना प्रेशर होता था कि आप जो है 100 में से 100 लाओ टाइप्स, क्योंकि मैं इसलिए गणित कभी चुनता ही नहीं था। बहुत प्रेशर होता था। मैं बचपन से ही घर में किताबें पढ़ी थी। अब दादाजी की थी कि मम्मी की थी। मम्मी जो है मेरी फिलोसफी और संस्कृत में डबल MA है BHU से, और पिताजी भी नाम लेते जाइए मंजरी दोनों सिंह। लोगों का। हाँ, और पिताजी का श्री नाम? प्रकाश सिंह। और मेरे पिताजी के जो रूम पार्टनर थे वो मेरे मामा थे, चंद्र प्रकाश नारायण सिंह। कहाँ? IIT BHU में? हाँ। तो पिताजी को जब मेरी माँ से शादी करनी थी तो उनको बोला गया था बेटा सरकारी नौकरी होगी तो होगी शादी। तो पिताजी ने सरकारी नौकरी कर ली। वो UPSCB में इंजीनियर थे। बहुत सारे पावर हाउस उन्होंने सेटअप किया। उसका पूरा फायदा मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में उठाया है। उन सारे पावर हाउस में जाके मैंने शूटिंग की है। और बहुत बता के कि साहब हम प्रकाश सिंह जी के लड़के नहीं, हैं। वो तो खुद आए भी थे और जिनकी जान उनकी बहुत, मेरे पिताजी की बहुत इज्जत रही है उस पूरे माहौल में। उनको पूरा मैंने भुनाया एक ही पिक्चर में, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर। सो एनीवे, तो मैं कहा था। हाँ, पिताजी तो देखते हैं फिल्में आपकी? हाँ, देखते हैं। कुछ समझ में आती है, कुछ नहीं। क्या रिएक्शन होती है उनकी? पहले तो मतलब उनको लगता था कि क्या, बिकॉज उनको समझ में नहीं आता था कि ये भी सिनेमा हो सकता है। क्या 5 देख ली थी क्या उन्होंने? 5 ब्लैक फ्राइडे सब देखी थी। गुलाल उनको थोड़ी समझ में आई थी, गुलाल। और उनको जय राजपूताना। हाँ, नहीं बट क्योंकि वो हम लोग खुद राजपूत है ना। और गुलाल थोड़ी सी एंटाई उस तरह का मूवमेंट है। तो वो सब चीजें उनको समझ में आता था क्या क्यों है क्या है। और उनको बाद में आई थिंक मुक्का बात समझ में आई अच्छे से। अच्छा। हाँ। और ये जिस फिल्म से दुनिया ने आपका लोहा माना, गैंग्स ऑफ वासेपुर? गैंग्स ऑफ वासेपुर उनको समझ में आई। उनका बेटा थोड़ा गाली गलौज बहुत ज्यादा था। हाँ। तो है वो गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग के टाइम तो वो सेट पे आते थे, लेकिन तब समझ में नहीं आता था। वो मेरा वो भी ना, मेरे भाई ने दबंग बनाई थी ना, तो पिताजी था ये होता है फिल्म, ये होता है सिनेमा। क्या तुम ये फालतू फिल्में बनाते रहते हो? तुम क्या करते रहते हो, सीखो कुछ। तो वो एक प्रेशर अलग से था। वो हालांकि वो बात भी है कि गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं बनती अगर दबंग नहीं होती, क्योंकि हर जगह जाके हमको बोलना पड़ता था। जो दबंग बनाई थी ना, उनके भाई हैं उनकी फिल्म, इसलिए लोकेशन की परमिशन मिल जाती थी। ये भी एक सच है। हाँ। सो पिताजी पे बड़ा प्रेशर था। तो उनको था कि दादाजी ने बोला है कि ये फिलोसफर है, ये कुछ करेगा, ज्ञानी है। तो उन्होंने मुझे बहुत कम उम्र में स्कूल में डाल दिया। तो मेरी जो सारी जिंदगी गुजरी है ना, अपनी हर क्लास में मैं बाकियों से 2 साल छोटा रहा हूँ। तो अब वही बेन भी होता। बच्चे जब 9-10 साल के होते हैं तो एक 8 साल का बच्चा और 10 साल के बच्चे में साइज में बड़ा डिफरेंस होता है। और बच्चों की आदत है वो कॉन्स्टेंटली अपनी ताकत को चेक करना। तो छोटे वाले को धक्का देके चेक करते हैं कि मैं ताकतवर हूँ कि नहीं। तो इस तरह के मैंने बड़े धक्के खाए। तो उन धक्कों से बचने के लिए, उस तरह के बुलिंग और उन सब चीज़ों से बचने के लिए मेरा काफ़ी बचपन जो है लाइब्रेरी में गया। सो बचपन क्या मतलब घर में भी किताबें पढ़ी रहती थी। तो मतलब बचपन में ही मतलब पूरा संपूर्ण रामायण, वो मोटा वाला कौन सा वॉल्यूम था किसका लिखा था आज भी नहीं मालूम, पढ़ डाला था। महाभारत पढ़ डाली थी। ये सब ओबरा में? ये सब ओबरा में। तो सिंधिया से छुट्टी में ओबरा आते थे? सिंधिया तो था ही नहीं, ओबरा में जब था तब ओबरा में ही था। अच्छा। ओबरा से पिताजी का ट्रांसफर हो गया था कहीं और, फैजाबाद गए थे, टांडा गए थे।
वहाँ पे विद्युत नगर स्थापित किया उन्होंने, वहाँ से अनपरा गए, वहाँ पे वो अनपरा का पावर हाउस स्थापित हुआ। उनका ट्रांसफ़र ऐसे होता रहता था जहाँ जहाँ कुछ नहीं होता था, और वहाँ नई नई कॉलोनी बनती थी, नया नया पावर हाउस बनता था। तो वहाँ पे जनरली जब भी हम जाते तो कुछ नहीं होता। तो जब वो ऐसे ओबरा छोड़ के गए तो हमें पहली बार बोर्डिंग स्कूल भेजा गया देहरादून में। हिल ग्रेंज स्कूल था। हिल ग्रेंज, ईस्ट हिल कनाल ग्रेंज। रोड पे द्वारका स्टोर के ऑपोजिट हिल ग्रेंज स्कूल। हाँ, कौन सी क्लास में? मैं 6ठी में था, और हिल ग्रेंज 6ठी तक खत्म हो जाता था। उसके बाद सिंधिया स्कूल गया। जब सिंधिया स्कूल गया तब वो अनपरा में था। कैसा है सिंधिया स्कूल? सिंधिया स्कूल बहुत बढ़िया स्कूल है, आज हिंदुस्तान का नंबर 1 पब्लिक स्कूल है। उस समय मतलब दिक्कत ये हो जाती कि मैं हिंदी भाषी था। मेरे पिताजी ने सिंधिया स्कूल भेजने के लिए पैसे जो है बोरो किए थे हमारी बुआ से, या हमारे खानदान में जो लोग ज़्यादा संपन्न थे उनसे। तो उसका भी एक गिल्ट था मेरे सर पे। और तो सिंधिया स्कूल में जो मेरा व्यक्तिगत स्ट्रगल था सर्वाइवल का, वो उस गिल्ट में दब जाता था कि वो एजुकेशन दे रहा हूँ। पिताजी का हमेशा से वो रहा है कि बेटा एजुकेशन से बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं है। और हिंदी भाषी होना एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में, जहाँ बहुत ही संपन्न परिवार से लोग आते हैं, जहाँ पे दिलीप मोदी पढ़ा है, जहाँ पे टाटा बिरला के खानदान के लोग पढ़े हैं, जहाँ पे हमारे छुट्टी के दिन जो है हमें घर के कपड़े पहनने को मिलते, तो मेरे पास घर के कपड़े होते नहीं तो स्कूल के ही होते थे। गर्मी की छुट्टियों में भी स्कूल के कपड़े पहनता था घर पे। तो जूते फट जाते थे तो उसको छुपाना, हाँ, वो कपड़े प्रेस करने के लिए रात को धो के रख के बिस्तर के नीचे रख के सोना। तो उस तरह की चीज़ें ना, तो आपका जो लोअर मिडिल क्लास जो है ना बहुत उभर गया था बाहर। तो वो छुपाना, सेल्फ कॉन्शियस होना अंग्रेजी को लेकर के, तो वो ज़्यादा समय लाइब्रेरी में भी जाता था मेरा। उसकी वजह से वो भी है जो हूँ आज, कि मतलब सब कुछ पढ़ डाला था मैं। मतलब याद है बचपन में शरद जोशी से लगे, सबसे पहले तो मैंने इनसे शुरू किया, क्या नाम है वो, प्रेमचंद की जो सारी छोटी कहानियों के सारे वॉल्यूम पढ़ डाले। मानसरोवर के सारे वॉल्यूम पढ़ डाले हमने, क्योंकि वो पहले शॉर्ट स्टोरी से शुरू हुआ कि छोटी कहानियाँ, फिर उपन्यास पे गए हम लोग, फिर धीरे धीरे प्रेमचंद खत्म हुआ, शरद जोशी पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, सब पढ़ डाला, सब सबकॉन्शियसली पढ़ डाला, क्योंकि करने को कुछ नहीं था। मुझे नहीं मालूम ये कौन है, बस पढ़ रहा था मैं। और पढ़ते पढ़ते चार्ट डाला। वो हिंदी का एस्केप रूट था वो। हाँ, वो हिंदी का सेक्शन हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में एक ऐसा लाइब्रेरी एक बड़ी सी ऐसी होती थी, और यहाँ हिंदी का सेक्शन था जो अंदर था, जहाँ कोई नहीं जाता था। मैं वहाँ छुपता था बैठ के। वो पूरा खत्म कर दिया मैंने। अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी की बुलिंग होती है तो या तो वो खुद बुली हो जाता है या वो एक गहरा असर छोड़ देता है। तो आप वापस आते थे तो माता जी को या भाई बहनों को कुछ बताते नहीं थे? वो एक बार कोशिश की थी, पहली बार में आप कोशिश करते हो, लेकिन वो पहली बार की कोशिश में ही होता है ना उस समय के। आज जब आप देखते हो हर चीज़ को अलग तरह से देखता हूँ मैं। उस समय था कि बहुत ही ऑब्वियस था कि मेरी कही हुई बात को इग्नोर कर दिया गया, उसको एड्रेस नहीं किया गया। मतलब मैंने तो कहा लेकिन एड्रेस नहीं किया गया, क्योंकि कहानी यह थी कि हम कहाँ कहाँ से गुजरे हैं पढ़ाई करने के लिए और क्या क्या पाने के लिए। तो ऐसा लगने लगा कि ये ग्रोइंग अप का हिस्सा है। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है, बड़े होने का एक हिस्सा ये भी होता है। तो हर चीज़ को आप अपने साथ लेते हुए चले गए। ये था कि कब निकलूंगा स्कूल से बाहर। जिस दिन स्कूल से बाहर निकलूंगा बदल दूंगा, बिकॉज कितनी भी कोशिश कर लो, एक बार जो धारणा बन जाती थी आपके बारे में वो रहती थी, वो टूटती नहीं थी। हाँ। तो मैं भले ही स्पोर्ट्स में घुस जाऊं, चाहे मैं हर्डल्स में घुस के मैंने स्कूल के कैप्टन को हरा दिया, जो दोस्त है सारे बाद में आज भी दोस्त है, लेकिन लोगों की धारणा नहीं बदलती। वो मजाक बन जाता, अच्छा बनारस वाले अभी उड़ने भी लग गए, तो ये हो जाता था। क्या नाम रखा गया था आपका स्कूल में? बहुत सारा नाम था, कश्यप सा था तो कच्छा, कैचअप, बहुत सारे नाम थे ऐसे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे, तो कॉलेज में जाते पहली चीज़ थी जिम ज्वाइन करना, हॉकी स्टिक पकड़ना। हॉकी स्टिक लेके घूमता था। कौन सा कॉलेज था? ये हंसराज दिल्ली। वहाँ जाते ही मैं हॉकी खेलता था पहले भी, लेकिन टीम में खेलने का स्कूल में मौका नहीं मिलता था। मैं जाते ही सीधा टीम में घुस गया, स्पोर्ट्स खेलने लगा, जिम जाने लग गया। ये सारी चीज़ें कि जो कॉलेज में हुआ था वो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे भी वही कि इवेंचुअली था तो फिर भी 2 साल छोटा, लेकिन वहाँ पे भी एक अलग चीज़ हुई मेरे साथ कि मेरी जो क्लास थी वो 70 में से 65 लड़कियाँ थी,
और 5 लड़के थे। हंसराज में? हाँ किस में थे, जूलॉजी में? हाँ, zoology में, ऑनर्स के स्टूडेंट ना। और लड़कियां जो होती है उस उम्र में ना, अपने से छोटे लड़कों को भाई बना लेती लड़के मतलब उनको छोटे नहीं पसंद ना, तो मेरी 65 बहनें थी क्लास में तो उन्होंने फिर जो कितनी है, उम्र थी? मैं 16 का था, 16 साल में बीएससी फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में। 18 का था, ऑलमोस्ट ग्रेजुएट हुआ था मैं। बाली उम्र थी। बाली उम्र थी, अभी 19-20 में मुंबई पहुंच गया था तो 18 का मैं ग्रेजुएट हो गया था। 18 में तो लोग कॉलेज जाते हैं तो वो था, तो उसमें उसकी वजह से मेरे को काफी फिर वो हुआ ही, फिर मतलब लोग, बिकॉज जिस तरह से जब आपके साथ लोग सिक्योर जाते हैं तो फिर वो क्योंकि ना तो एक तो बनारस की से आया, यूपी की कंडीशनिंग, बॉयज हॉस्टल में रहना, फिर जो मेल फीमेल इंटरेक्शन जो होता है ना, इंटरपर्सनल, मेरा उसमें बहुत ऑकवर्ड था, सब कुछ था। सब जब दोस्त बन गए धीरे धीरे तो खुलना चालू, तो सबकी कहानियां आके मैं सुनता था, बोलता तो था नहीं, तो सब अपनी अपनी कहानियां सुनाते थे मुझे, अपने अपने स्ट्रगल सुनाते थे, जिसकी वजह से काफ़ी अवेयरनेस हुई, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें मेरे अंदर बदली। तो मैं बोलता ना, जब मेरे अंदर का पेट्रियार्की और कंडीशनिंग ऐसा निकाल के फेंका गया है, क्योंकि वो निकाल के फेंक सकते थे मेरे साथ। और ये एक्टिंग का बग कब काटा? क्योंकि इम्तियाज अली आए थे हमारे ललन टॉप अड्डा में, हाँ। कह रहे थे अनुराग एक नंबर का लुक्का है, अपना वो पोर्टफोलियो लिए घूमता रहता था कि मेरे को रख लो इस पे, रख लो मैं इस पे। थिएटर करना चालू किया था। सुनीत सिन्हा जो है दिल्ली में एक्टर फैक्टर नाम से ग्रुप चलाते हैं, हाँ तो सुनीत सिन्हा के जो बड़े भाई अमित सिन्हा मेरे क्लासमेट थे। हाँ। तो सुनीत आता था, और जब कॉलेज के 3rd ईयर के आस में सुनीत के साथ मैंने थिएटर जाना चालू किया, तो मैंने एक्ट 1 के नाटक देखे। उसके पहले कोई कुछ नहीं था। नहीं, कॉलेज में पहले सबसे पहले कॉलेज में एक नाटक हुआ था, जो हमारे टीचर थे संजय कुमार एसके, जिन्होंने देवडी में कल्कि के पिताजी का रोल किया था। वो इंग्लिश लिटरेचर के टीचर थे, वो प्ले करते थे। मेरी क्लासमेट है शीबा चड्डा। अच्छा, हाँ, तो शीबा चड्डा हमारी सबसे अच्छी एक्ट्रेस होती थी स्कूल की। अभी भी हैं? हाँ, तो वो इंग्लिश में थी और मैं। आपने कभी शीबा को कास्ट नहीं किया? लेकिन हाँ, कभी मौका ही नहीं मिला। मेरी बहन ने किया, मेरी बहन ने किया डॉक्टर जी में। डॉक्टर जी में। हाँ, मैंने नहीं किया। सही बात है। बट शी इज अ वंडरफुल एक्ट्रेस। हाँ, अंशुमन महाले कैमरामैन है, वो भी थे कॉलेज में। तो ये शीबा मेन रोल करती थी, और अमित सक्सेना जो जिस्म के डायरेक्टर थे बाद में, जिन्होंने जिस्म बनाई थी, एडिटर थे, वो जॉन अब्राहम वाली। हाँ हाँ, वो मेन रोल करते थे। शीबा जो है हमारी लीड हीरोइन। लीड थी, और भी बहुत सारे लोग थे उस समय। मैं बैक स्टेज करता था, उस एक नाटक का मैंने बैक स्टेज किया। उसकी वजह से मुझे पता चला श्रीराम सेंटर क्या है। तो श्रीराम सेंटर पता चला, फिर सुनीत सिन्हा भी मिले। फिर मेरे को सुनीत सिन्हा पकड़ा, मैंने कहा यार ये क्या है, मुझे करना है। तो वो मुझे नाटक देखना, एक्ट 1 का रिहर्सल पे चले गए। वो सुनीत सिन्हा जननाट्य मंच में थे, उन्होंने मुझे जननाट्य मंच से इंट्रोड्यूस किया। सुनीत काफ़ी कल्चर में था। फिर मुझे पहली बार जो है जापानीज कल्चरल सेंटर में ये कौन से साल की बात है जब ये सब हो रहा था? ये है 1992। तब तो ये एनके पीयूष भाई ये सब लोग एक्ट थे। 1 चला रहे थे। सब एक्ट 1 में था। हाँ, उनका नेटवा हो चुका था, और जब शहर हमारा मनोज भैया ने सोता किया है, है वो। हाँ, जब शहर बहुत हमारा कमाल सोता है किया। चल रहा था। अच्छा, और जापानीज कल्चरल सेंटर में फिल्म देखी थी तोमू उचिदा की, अ फ्यूजिटिव फ्रॉम द पास्ट, जो अभी रिस्टोर होके अब आई है ब्लू-रे पे। अ फ्यूजिटिव फ्रॉम द पास्ट। हाँ, तो वो फिल्म बहुत इफेक्ट की मुझे। तो फिर मैं कहा यार ये देखना है, ये करना है। तो सुनीत के साथ मैंने जननाट्य मंच ज्वाइन किया। तो जो भी कल्चरल सेंटर में फिल्में थी हम लोग देखने जाते थे। पहली फॉरेन लैंग्वेज फिल्म वो थी, फ्यूजिटिव फ्रॉम द पास्ट। फिर ये उस दौरान जो है मैं इम्तियाज अली से, उसके बाद भी नहीं, इम्तियाज अली से मैं बाद में मिला, जब हम लोग ने एक नाटक किया सत्यशोधक में, बम्बई गया। सत्यशोधक? हाँ, ये सुधनवा देशपांडे के पिताजी ने लिखा था, सुधनवा देशपांडे ने डायरेक्ट किया था। उसमें मेरा एक सीन का रोल था। वो पृथ्वी थिएटर फेस्टिवल में हुआ, तो मैं उस नाटक के साथ गया। मैंने पहली बार बम्बई देखा, पहली बार पृथ्वी देखा। तब आप कॉलेज में थे? जस्ट पास आउट हुआ था, और मैं गैप ईयर ले रहा था। समझ नहीं आ रहा था करूँ क्या। सारे एग्जाम देके सब कुछ, मतलब NIFT में हो गया था, फिर मैं नहीं गया। NIFT वो फैशन वाला? हाँ हाँ, वो कोई भी एग्जाम दे रहा था, मतलब कुछ मालूम नहीं था ना करना क्या है।
लेकिन मेरे को जो कर रहा था वो नहीं करना था, इतना मालूम है। कुछ तो इंटरेस्ट हो गया था कल्चर में, आर्ट्स में, और क्या था वो कन्फ्यूजन था। फिर जननाट्य मंच में जा जाके मुझे याद है जॉय सेन गुप्ता था और जोगी जी थे, जोगी जी जो आज कास्टिंग करते हैं, नील था, ब्रजेश शर्मा था, मलयश्री हाशमी थी, लवलीन मिश्रा थी, ये लोग थे उस समय जननाट्य मंच में। और 93 की जनवरी में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हुआ, जिसके लिए सब लोग बात करते क्या क्या फिल्में देखनी चाहिए। तो हम जो यंग बच्चे थे, हमको लिस्ट बना के दी गई, जॉय सेन गुप्ता सब ने मिलके ये फिल्में देखो। तो मैं उस लिस्ट को बड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो किया। तब मैंने डीसी का डिस्कवर किया, तो मैं बहुत कुछ डिस्कवर किया। फिर मुझे था कि यही करना है, फिल्म करना है, और फिल्मों में क्या करना है कुछ नहीं मालूम। इम्तियाज थिएटर करता था, इम्तियाज ने ग्रुप शुरू किया था, इब्तिदा नाम था, मुझे नाम नहीं मालूम था। इतना हल्ला था कि इम्तियाज ने एक थिएटर ग्रुप शुरू किया है हिंदू कॉलेज में। और उसके बाद था कि बम्बई जाने का तरीका क्या है। तो उस समय बड़े सारे टीवी चल गया था, फौजी हो गया था, शाहरुख खान बम्बई जाके हीरो बन गए थे। उसके बाद कई लोग बम्बई भाग रहे थे, पीयूष जी ने नाटक लिख दिया था, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। ये नाटक था? हाँ, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। वो चले गए। हाँ, और ये सब कुछ मतलब ये वाला माहौल की बात कर रहा हूँ। हाँ, डेली सोप शुरू हो रहे थे, सांता बारबरा बोल्ड एंड ब्यूटीफुल चल रहा था स्टार पर। हाँ, तो हौज खास में बड़ी सारे फ्रॉड शॉप्स खुल गए थे कि हम आपका पोर्टफोलियो खींचेंगे और आपको एक्टर बनाएंगे और आपको ये देंगे। और बड़े अजीब अजीब से फ्रॉड से शोज करते थे, आप ही से पैसे लेके। तो किसी शोज करते थे मतलब? हमको लगता था शोज कर रहे हैं। हाँ। तो मैं भी ऐसे ही चला गया, मैं कहा कुछ हो सकता है क्या। तो हाँ, हम लोग एक शो शुरू कर रहे हैं, आओ तुम होस्ट करो। होस्ट करना क्या होता है? तो नहीं, आप आओगे, हम टीवी पे दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए पैसे लगते हैं 5,000 रुपये। तो मैं कहा अच्छा 5,000 कहाँ से लाऊं? किसी तरह जुगाड़ करके लाया। 3,000 रुपये उन्होंने मेरे को ऐसे ही, ये अमृत उद्यान जो है आज की डेट में वहाँ पे जाके उन्होंने फोटो वोटो खींचे, और इधर 2-3 जगह जो है, 2-3 जगह जहाँ अमृत नहीं था जहर था, वहाँ भी खींचे। ऐसे क्या गुलाब पकड़ के खड़े हुए हैं उस टाइप के? उस टाइप के फोटो एक्चुअली। वो है पोर्टफोलियो भी? फोटो वगैरह वो पता नहीं, वो इम्तियाज के बाद कहीं ना कहीं पड़ी हुई कुछ ना कुछ। ऐसे कुछ फोटो खींचे, फिर बैठाया एक कैमरे के सामने, लाइनें नहीं पढ़ने को। तो मैंने बोला कब आएगा टीवी पे? उन्होंने कहा आएगा दूरदर्शन पे, दूरदर्शन वाले बताएंगे कब आएगा। मैं सच मान के चला गया। वो लूटने का तरीका था, और वो तरीका अभी भी चल रहा है। अभी भी बहुत सारे फालतू के फिल्म स्कूल बने पड़े हैं ऐसे यहाँ पर, जो सिखाते कुछ नहीं है, बस पैसे लेते हैं। तो उस तरह की चीज़ें थी। तो वही फोटो लेकर के मैं इम्तियाज़ को मिला, मेरा कुछ हो सकता है क्या। मेरे को कहीं से सुनने को मिला इम्तियाज़ कुछ कास्टिंग कर रहा है, तो कुछ हो सकता है क्या। वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिर उसके अलावा भी एक और थी, एक अवंतिका करके थी, हमारे कॉलेज में जूनियर थी। उनकी ग्रैंडमदर एक सीरियल प्रोड्यूस करी थी, शेष प्रश्न, जो इनके शरद चंद्र के उपन्यास पे था। अच्छा। जो कृष्ण राघव करके डायरेक्ट कर रहे थे। तो अवंतिका को मैं जानता था, उसने अपनी माँ से मिलवाया, माँ प्रोड्यूसर थी। उन्होंने कहा ठीक है। मैं उनका असिस्टेंट बन के चला गया आगरा। वहाँ से मैंने पिताजी को एक चिट्ठी लिखी लंबी सी, मैं जा रहा हूँ मुंबई। पूज्य पिताजी। हाँ, मैं जा रहा हूँ मुंबई और मुझे ये करना है, ये वो करके। और शेष प्रश्न के सेट पे उसमें मालूम उसमें लीड एक्ट्रेस थी अलका बडोला, और उनका नाटक चल रहा था जो मैंने देखा था, कृष्ण ये राकेश, कौन सा नाटक, आधे अधूरे, मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे। तो वो भी देखा था। उसकी वजह से मैं उनसे मिला, क्या बोलते हैं, मोहन राकेश की जो पार्टनर थी अनीता राकेश। उन्होंने मुझे बोला बम्बई जाओ, बम्बई में पूर्वा जो है जी में काम करती है। पूर्वा? हाँ, उनकी जो आई थिंक बेटी थी, वो जी में काम करती है, और उससे मिलो। तो सामान वामान बांध के चला गया बम्बई। कौन सा साल था? 93 जनवरी 3 जून 3 जून 1993। तो पूर्वा जी तो मिली है एक बार, उन्होंने दिया वो छोटा सा काम, वो कुछ दिन करके चला गया। वो था लक्स वाकया सीन है, उसमें क्या करना होता था? रिसर्च करके कुछ लाइनें लिखनी पड़ती थी। रचना पूरन सिंह बोलती थी, कुणाल कोहली डायरेक्टर थे उसके, वो रैगिंग ही करते थे वहाँ भी। अच्छा फिल्म में काम करना है, क्या करना है, ये वो। पृथ्वी पे जाता, मैं जाते पहले तो पृथ्वी पे गया था स्ट्रगल में। वो सब तो स्ट्रगल सभी को जग जाहिर है। मैं जो काम करने गया, फिर वो जी के लिए पहली बार ये करने गया,
नहीं हुआ, फिर कहीं और गया, फिर कहीं और गया, फिर कहीं और गया, जर्नी चलती रही, फिर हो गया सब कुछ। ये हमारे रिसर्च टीम ने एक बड़े विस्तार से रिसर्च आपके बारे में की है। इसमें इन्होंने कहा है कि अनुराग ने IFFI फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जो फिल्में देखी है ना, खासतौर पे विक्टोरियो डिसिका वगैरह की, उन सब पे खूब बात होती है, लेकिन उससे भी पहले आप नाना पाटेकर और N चंद्रा इन सब के बड़े फैन थे। मैं बहुत बड़ा फैन था। हाँ, बताइए ज़रा इसके बारे में। अंकुश, प्रतिघात, तेजाब, ये 3 फिल्में मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट की थी, इम्पैक्ट की थी। और परिंदा बाद में नाना पाटेकर, और विदोना चोपड़ा की परिंदा, बट नाना पाटेकर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, हुआ था मेरे ऊपर। फिर आपने काम किया नाना पाटेकर के साथ? मैं गया हूँ 2-3 बार मिलने उनसे। हाँ। मुझे प्यार से हज्जाम बुलाते हैं। हज्जाम? हज्जाम क्यों बुलाते हैं? वैसे ही आई थिंक सबको बुलाते हैं प्यार से, और हज्जाम क्या कर रहा है तू आजकल, ऐसा। कभी कोई रोल आपको नहीं लगा जिसमें? है, 2-3 बार लगा उनको। एक बार मैं बहुत बड़ा इंटरनेशनल रोल लेके गया था नाना पाटेकर के साथ। एक बार एक फिल्म थी, बाहर से एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर अमेरिका से आया हुआ था, गोवा में शूट कर रहा था। वो एक बार सारा फुटेज लेके आया, इसका क्या किया जाए, फुटेज देखा, मैंने कहा इसमें कैरेक्टर की जरूरत है। फिल्म का नाम था द पूल। तो उन्होंने कहा एक आदमी चाहिए, पूल का मालिक भी दिखाना चाहिए। वो बच्चों के साथ, स्ट्रीट के बच्चों के साथ शूट कर रहे थे। तो उसकी जो पार्टनर थी, उन्होंने एक फ़ोटो दिखाई मेरे को, मैं भी ये इस तरह का एक्टर चाहिए। वो फोटो नाना पाटेकर की थी। मैं कहा ये तो बहुत बड़ा एक्टर है, तो नहीं आएगा। नहीं, उन्होंने अच्छा रेफरेंस के लिए भी वही दिखाई कि ऐसा एक्टर चाहिए। मैंने फिर नाना से जाके बोला, उन्होंने क्या है, मैंने कहा ऐसी ऐसी फिल्म है। कितना काम है? पैसे वैसे तो होगा नहीं उनके पास, जो भी छोटा मोटा होगा, तो कितने दिन का काम है? मैंने कहा होगा 4-5 दिन का। मतलब ठीक है, मैं चला जाऊँगा। वो चले गए एक्चुअली गोवा शूट करने। वो फिल्म में उन्होंने एक्टिंग भी की, द पूल नाम की फिल्म। पूल को मिला सनडांस में अवार्ड। ओके। सनडांस में अवार्ड मिला। वो देख के रिडली स्कॉट का मेल आया, उनको नाना पाटेकर चाहिए थे बॉडी ऑफ लाइज के लिए, मार्क स्ट्रॉन्ग के रोल के लिए। तो नाना पाटेकर के पास मैं वापस गया। मैं कहा रिडली स्कॉट को मार्क ए कैरेक्टर के लिए आप चाहिए? उन्होंने कहा क्या है बात क्या? उन्होंने कहा ये टेररिस्ट का रोल है, मैं नहीं करूँगा। मैं मना कर दिया। ये बात किसी को पहली बार बोल रहा हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया। बस वो थी। उसके बाद 2-3 बार गया था मैं काम करने का, तो शौक अभी भी है उनके साथ मुझे, अभी भी है तमन्ना, कभी करूँगा। और अनिल कपूर, उनके भी आप फैन थे? बहुत बड़ा। जरा वो कहानी बताइए एल्विन कालीचरण की। अब फिल्म तो आप बनाओगे नहीं, वो तो कहानी क्यों बता नहीं दो। बनाऊंगा मैं, एक दिन बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। ठीक है, तो बेसिक बता दो। नहीं कहानी, मतलब फिल्म की कहानी नहीं बना सकता मैं। फिल्म की कहानी एक्चुअली क्योंकि बहुत सारा हो गया है। वो कहानी तब बना रहा था, वो कहानी था कि साल 2025। और ये कब सोची थी कहानी? ये लिखी थी 2002 में। फिल्म का प्रीमाइस क्या था? 5 के बाद? हाँ, उसके स्क्रिप्ट पे पहले पेज पे लिखा है साल 2025, इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, लोग काम पे नहीं जाते, इतनी गर्मी पड़ती है, लोग सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं, प्लेजर इज द ओनली बिजनेस, दिल्ली हैज बीन रीनेम्ड इनटू हस्तिनापुर, और यमुना के इस पार और उस पार 2 अलग अलग लोगों का कंट्रोल है। यमुना पूरी तरह काली पड़ चुकी है, उसके अंदर कोई नहीं जाता। ये वर्ल्ड में एक मैंने कॉमिक बुक टाइप हिस्टोरिक, मतलब एक फ्यूचरिस्टिक सी फिल्म लिखी थी। अब उसमें से कितना आज की डेट में सच है तुम खुद ही देख सकते हो। ये आज भी पन्ने पे लिखा हुआ है। और उसका टाइटल? उसका टाइटल मतलब एक कैरेक्टर है जो बाहर से आता है, उसका नाम था ऑल्विन कालीचरण। ऑल्विन? क्रिकेटर था ना ऑल्विन कालीचरण। हाँ। इंटरेस्टिंग नाम था, कालीचरण टाइप नाम चाहिए था, तो ऑल्विन कालीचरण बना दिया हमने। एक फ्रिज भी आता था इस नाम का। ऑल्विन फ्रिज था। वो फिल्म उसकी स्टोरी बनाई थी कि वो आदमी का नाम ऑल्विन कालीचरण इसलिए पड़ा था क्योंकि उसको जब कंसीव किया था, उसकी माताजी वो छोटा सा ऑल्विन फ्रिज के ऊपर थी और पिताजी खड़े हुए थे। अरे फिर अनिल कपूर के साथ तो काम किया AK वर्सेस AK। हाँ, तो क्योंकि इतना बैकग्राउंड था इसलिए AK वर्सेस AK में कहानी बनी। ऑल्विन कालीचरण शायद इसलिए नहीं बनी ताकि AK वर्सेस AK बन सके। हाँ, अनिल कपूर के को लेके लोग बहुत ये कहते हैं कि उनको मेन स्ट्रीम फिल्मों ने खा लिया, अदरवाइज ही वाज अ टॉप क्लास वो एक्टर। अभी भी बहुत बढ़िया एक्टर है, वो बहुत बढ़िया एक्टर हैं, और उनसे ज़्यादा एनर्जेटिक आदमी कोई नहीं है। मतलब उनकी एनर्जी जो है, अगर मैं कहूँ तो रणवीर और शाहरुख से भी ऊपर है।
क्योंकि वो छोड़ो, दिल धड़कने दोगे, सेट पे सब सो जाते थे, वही सबको चलो चलो शूट करना है। उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई है। How do you know about this? Were you there on the set? I've heard it from everyone. I've heard it from Zoya, I've heard it from रणवीर भी कंफर्म कर देगा अगर आप उसको पूछोगे तो। जोया अख्तर आपकी अच्छी हाँ। दोस्त हैं? हाँ, बहुत अच्छी दोस्त, बहुत पुरानी दोस्त है। बताइए जरा कुछ। बहुत पुरानी दोस्त है, हम लोग स्ट्रगल के समय के दोस्त हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि ऐसे सोचने पे कि जावेद अख्तर की बेटी को क्या स्ट्रगल करना पड़ा होगा, एक कॉमन थॉट रहता है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया उसने। फरहान अख्तर उसका छोटा भाई है। जोया अख्तर ने पहले काम करना शुरू किया। जोया अख्तर और फरहान अख्तर ने मिलके वीडियो बनाया ब्रेथलेस, उनका पहला डायरेक्टोरियल काम था। वो शंकर महादेवन का जो गाना शंकर था, महादेवन का गाना ब्रेथलेस, वो इन लोगों ने डायरेक्ट किया था, जोया और फरहान ने मिलके डायरेक्ट किया था। इंटरेस्टिंग। जोया को फिल्म बनानी थी शुरू से, फरहान ने लिखी और फरहान की फिल्म बनी। जोया को 8 से 9 साल 10 साल इंतजार करना पड़ा पहली फिल्म बनाने के लिए। लक बाय चांस। क्योंकि लोगों को लगता है वो जो उसमें एक प्रेजुडिस भी था टुवर्ड्स अ फीमेल फिल्म मेकर। वो प्रेजुडिस फराह खान और जोया अख्तर की वजह से काफी टूटा है, बट वो क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में थी। आर्ट हाउस में बनाते थे तो उसमें मेन स्ट्रीम में थी वो। और जोया के तो ट्रेजेडी थी कि उसका एक्टर ने उसकी फिल्म छोड़ दी, उसको अखबार से पता चलता था। तो लक बाय चांस का स्ट्रगल कितना था कि हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के डायलॉग्स मैंने लिखे थे। रीमा काकटी डायरेक्टर थी, जोया थी साथ में, तो उनका स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा। इतना आसान नहीं होता है स्ट्रगल करना। आज जोया अख्तर को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, लेकिन वो मुकाम उसने खुद बनाया। उसको किसी ने, फरहान अख्तर ने 3 फिल्म बना ली थी तब तक, डॉन भी बना ली थी और दिल चाहता है लक्ष्य, वो तीनों बना ली थी। लेकिन उसके बावजूद जोया को फिल्म बनाने के लिए अपने एक्टर्स खुद लाने पड़े। उसका लंबा चौड़ा स्ट्रगल था। और उसका एक्टर भी, जब सैफ ने लक बाय चांस छोड़ दी थी तो उसको पास कोई चारा नहीं था। उसने फरहान अख्तर को लिया, अपने भाई को, जो कि एक फिल्म कर रहा था सिर्फ फकीर इन वेनिस आनंद सुरापुर के लिए। आनंद सुरापुर फरहान अख्तर को लेके फिल्म बनाया था, जो पता नहीं रिलीज हुई कि शायद बाद में रिलीज हुई। फकीर इन वेनिस, कोई फिल्म आई इस तरह की, फकीर इन वेनिस? हाँ, हम लोगों ने तो नहीं सुनी। आप लोग? फकीर इन वेनिस करके फिल्म बन रही थी, आनंद सुरापुर बना रहे थे, जिन्होंने रब्बी शेरगिल का बुल्ला दी जाना मैं कौन वीडियो जो बनाया था, हाँ। वो आनंद सुरापुर। अच्छा। तो आनंद सुरापुर फरहान अख्तर को लेके फिल्म बनाए थे, फकीर इन वेनिस। तो जोया को जब कोई ऑप्शन नहीं मिला और सैफ ने फिल्म छोड़ दी, तो वो गई और फरहान को लेकर के उसने फिल्म बनाई, बहुत लो कॉस्ट में। लेकिन जोया से प्यार बहुत लोगों को था, सब जोया को बहुत प्यार करते थे, लेकिन किसी में कॉन्फिडेंस नहीं था कि उसकी फिल्म का मेन रोल कर ले। अच्छा, इसीलिए कैमियो में पूरी इंडस्ट्री आ गई। उसके लिए ऋषि कपूर भी हैं, जूही चावला भी हैं, ऋतिक रोशन ने भी एक गाना। ऋषि कपूर हैज हैड द सेम काइंड ऑफ लव टिल हिज एंड ऑलवेज। वो बहुत कंट्रीब्यूट करते थे जोया के लिए, वो जोया के लिए कुछ भी करते थे वो प्रॉपर तरीके से। बट फरहान और ईशा शर्वनी को लिया उसने फिर, और फिर सब लोग ने गेस्ट अपीयरेंस, सबने कैमियो किया जोया के लिए। तो बजट नहीं था, बहुत टाइट बजट था। जोया ने लक बाय चांस, फिर जिंदगी ना मिले दोबारा करके उसने अपनी जगह खुद बनाई है। उसको किसी ने गिफ्ट नहीं मिली, मतलब इन द सेंस लोग चाहे कुछ भी बोल लें। और जोया को जो लोग प्यार करते थे और जोया को जो लोग रेस्पेक्ट करते हैं, वो जोया के साथ इंटरेक्शन में, बिकॉज जोया से अच्छा एडी और प्रोडक्शन है कंट्रोल करने वाला कोई था नहीं। अच्छा। वो इतनी प्रोफेशनल थी, वो बच्चन साहब को भी डांट देती थी। लक्ष्य के टाइम वो रीमा काकटी, वो एक अलग जोन था उसके। प्रोफेशनल डांट सकते थे या डांट दिया था? डांट दिया था, सर आपकी सेट पे जरूरत है, आप लेट कर रहे हैं, जल्दी आइए, वैसे। पर बच्चन साहब के लिए तो ये कहा जाता है कि वो बड़े वक्त के पाबंद नहीं, सेट पे तो सबसे पहले पहुंचते थे। हाँ। किसी चीज में थोड़ा सा हल्का सा बातचीत में डिले हो गया था तो बहुत ही वो, इसलिए रीमा काकटी को गुरखा बुलाते थे। गुरखा रेजिमेंट। इस तरह से बच्चन साहब का भी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत खतरनाक है। हाँ। तो भी इसलिए नाम रखते थे। फिर वो उनकी भी आदत है, वो जानबूझ के 2 मिनट डिले करेंगे, उनको बड़ा मजा आता था डांटे की। आप बच्चन साहब का जिक्र कर रहे हैं, हम लोग के अड्डे पे फैजल मलिक आए थे। हाँ। वो एक किस्सा सुना रहे थे कि आप लोग स्टोरी के नरेशन के लिए गए और कंप्लीट हुआ तो बच्चन साहब को जनमने से थे और फैजल मलिक ने कह दिया हाँ इसको रीराइट किया जाना चाहिए। फिर आपने उनको बहुत गरियाया, क्या था मामला? ये तो मुझे नहीं याद है, फैजल को याद होगा। ये किस चीज का था? मुरब्बा का था? नहीं था, मुरब्बा तो तुरंत हाँ कर दिया। सीरीज थी, युद्ध। हाँ, युद्ध। नहीं वो ऐसे नहीं हुआ था। वो
कैसे वो हुआ बहुत था? कमाल का बताइए। किस्सा नहीं, वो उसमें बहुत सारी चीजें नहीं बोला, मैंने उनको बस बोल दिया था, वो क्रिटिसिज्म बहुत अच्छे से लेते हैं। तो हुआ क्या था वो थोड़ा अमिताभ विस्तार? बच्चन वाली एक्टिंग हो रही थी और मैंने उनको बोला कि सर ये नहीं चाहिए, मतलब ये तो मैं आंख मूंद करके भी अमिताभ बच्चन कैसे एक्टिंग करता मैं देख सकता हूँ, बहुत रियल करना है। तो फिर उन्होंने बोला मुझे थोड़ा आधा घंटा समय दो, तो उसमें प्रोड्यूसर अनुराग सब, कश्यप ने अमिताभ बच्चन से ये कहा कि आप ठीक एक्टिंग नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं ये नहीं बोला, मैंने कहा मुझे रियल एक्टिंग चाहिए, मुझे अमिताभ बच्चन नहीं चाहिए, ये वाला अमिताभ बच्चन चाहिए, मैं आज फेंके ऊपर पैसे नहीं लेता वाली एक्टिंग नहीं चाहिए। मैंने कहा रियल, बहुत रियल होना है। पर बड़ा संभल के सही शब्द चुन के कहना पड़ता नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं उनके सामने बोल देता हूँ, वो एक्सेप्ट करते हैं बहुत, मतलब क्योंकि मैंने उनको एक चीज देखा था कि वो जो है ना बहुत रेयर एक्टर हैं, वो मॉनिटर के पीछे आके नहीं बैठते थे, हम शॉट देख रहे हैं तो वो मेरी शक्ल देख रहे होते थे, उनको मेरी शक्ल पे दिख जाता था कि मुझे शॉट अच्छा लगा, वो ऐसे करके उठ के चले जाते थे, ये हो गया। वो बहुत सिक्योर है इस मामले में, तो उनके आदत पड़ जाती है एक्टर को कि लोग उनसे वही चीज करवाना चाहते हैं जो वो बेचते हैं, करेक्ट। तो उन्हें भी, उनके लिए भी एक पहली बार ऐसे हुआ था, मैंने कहा मुझे थोड़ा समय दो, और वो वहीं बैठ गए, तो उसमें सब लोग सक पका गए, प्रोड्यूसर वगैरह बोलता है यार ये तो बंद करवाएगा शो, तो उन्होंने क्या कर दिया, मैंने कहा नहीं सर जो है वो बोला मैंने, और मैं हूँ यहाँ पे, मैं बात करूंगा अगर उनको बुरा लगा या जो भी है। उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगा, सडनली बीच में ऐसे बैठे हुए थे वो, और कुछ 25-20 मिनट बाद ऐसे करके ऐसे, और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे, मैं क्या हो गया सर, बोलता यार हम लोग अभिमान कर रहे थे, रजा साहब थे, बड़े अच्छे डायलॉग लिखे थे उन्होंने, मैं और जया बहुत तारीफ करते थे। उन्होंने बोला क्या है रजा साहब ने, मतलब क्या लिखे हैं, बोलते हैं हाँ यार हो गया, लिख दिया अपने आप, पता नहीं कहाँ से आया है, हो गया बस, ऐसे कैसे हो गया, अब तो यार आदत पड़ गई है, अभी तो लोग अक्सर उंगली करते रहते हैं, मैं लिख देता हूँ, तो ऐसी आदत होगी जब कोई उंगली नहीं करता तो मैं ऐसे हो जाता हूँ करके जोर से ऐसे, तो मैंने कहा अब आपने कर दिया है तो आपको जो चाहिए मैं दूंगा, चलिए कैमरा चालू करिए, और पूरा पलट गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उनका। वो आप पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहे थे? पहली बार, और उसके उसी दौरान मैंने उनके साथ मुरब्बा भी की। ऐसे दुखी सी रहती हूँ ना, क्योंकि जो लोग सिनेमा में जा रहे हैं और ऐसे हाँ मतलब पूछना भी कि मैं, मतलब मुरब्बा कैसे बनती नहीं अगर वो, मैं कहा मुरब्बा में प्रतीक्षा का कितना बड़ा रोल है उनके घर का, मतलब किस हिम्मत के, सब लोग बोलते हिम्मत कैसे पूछने की उनकी कि आपके घर के बाहर शूट कर ले, मैंने पूछा, मैं घर के अंदर नहीं आऊंगा, बस कैमरा यहाँ तक ही आएगा, एक बार करना और आप भी चाहिए, तो और क्या चाहिए, मैं कहा हम लोग एक डुप्लीकेट बैठा के आपकी गाड़ी अंदर बाहर करनी है, और एक दो बार गेट खोलना है, एक बार खिड़की में लाइट ऑन करके एक शैडो पास करानी है, कि हम, क्योंकि वो बोल के ये सब, ये क्या आइडिया था तुम्हारे दिमाग में, मैं कहा सर मैं आपके घर के बाहर बैठा रहता था तो आपकी खिड़की पे एक शैडो भी दिखती तो मुझे लगता था आप दिख गए तो मैं खड़ा हो जाता था, तो मैं कहा कहानी वहां से आ रही है, तो बहुत हंसे, और फिर उन्होंने किया, वो जो बोलते थे वो करते थे, जो बोलते हैं वो करते, और जब करते हैं तो पूरी तरह से करते हैं। पर आपने उसके पहले अभिषेक के साथ काम किया था गुरु में। युवा में डायलॉग लिखे थे। युवा में डायलॉग लिखे थे, प्लस हाँ मेरा भाई भी था वहाँ पे, तो डबिंग भी अभिनव काफी एडी थे क्या? हाँ, अभिनव एडी थे युवा में, और काफी डबिंग पे भी हमने उनके साथ काफी सारा काम किया था। हाउ इज ही एज एन एक्टर? मेहनती है बहुत बहुत, मतलब बहुत ही, कैसे बोलूँ, बहुत ही कल्चर, बहुत मेहनती लड़का है। शुरू में ब्रिटिश था, शुरू में हर चीज़ का मजाक उड़ाना, हर चीज़ खाने का बहुत शौकीन, हाँ सीरियसली नहीं लेना, फिर लोग ग्रो करते हैं, फिर वो ग्रो भी किया, वो अभिषेक और मनमर्जिया का अभिषेक जमीन आसमान का अंतर था। आप ग्रो किए हैं? मुझे नहीं पता, तो बाहर वाला बताएगा ना। बाहर वाले कहते हैं कि अनुराग कश्यप एक किस्म का गुस्सैल आदमी है और बस सींग भिड़ाए फिरता है कि अब इसको सींग मारूं, कभी ट्विटर पे मारूं, कभी इस इंटरव्यू में मारूं। गुस्सा है, सबसे गुस्सा है, पता नहीं इसको और क्या चाहिए। मेरे अंदर गुस्सा नहीं है इतना, मैं चीज़ें मुझे अफेक्ट करती हैं, मैं उनको इग्नोर नहीं कर पाता। तो मेरे तरीके पहले थे कि मैं, अगर कोई खड़ा हो जाए तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, जब मैं देखा कोई खड़ा नहीं होता तो मेरे को
बहुत गुस्सा आता है, फिर मैं खड़ा हो जाता हूँ। वो बोले कि साहब अनुराग कश्यप की बायोग्राफी लिखी जाएगी तो फाइटिंग सिंस 1990, मतलब सत्या के आने से वो झगड़ रहा है, इंडस्ट्री से भी झगड़ रहा है मैं बाहर पहले से। झगड़ता था, पहले बहुत झगड़ता था। मैं बोला मैं हमेशा लड़ाई की, मैंने हक की लड़ाई लड़ी है, मैं जबरदस्ती किसी के ऊपर अटैक नहीं किया, और मैं आज भी लड़ता हूँ, लेकिन तरीका बदल चुका है। क्या समस्या थी आपको करण जौहर, शाहरुख खान और वो लोग जिस तरह की फिल्में बना रहे थे? शाहरुख खान से तो कभी नहीं थी। आप बड़े खफा थे कि साहब कुछ कुछ होता है, वो सब अवार्ड, सत्या को कुछ नहीं। नहीं, ये मेरा गुस्सा नहीं था, हाँ, मेरा ये सिस्टम के साथ खफा था मैं। क्या था ये सिस्टम, जरा बताइए, जनता समझना चाहती है। एक सिस्टम था, मतलब पहले अवार्ड का मैंने बड़े ब्लॉग्स लिखे हैं इसके ऊपर कि वो कि अवार्ड्स ही ऐसा लगता था कि एक ही तबके को दिए जाते हैं बार बार, एक बहुत फेयरनेस है नहीं। फिर एक टाइम लगता बदलता वो टीवी शो है, फिर आप दुनिया से बाहर जाते हो, आप इंडिया तक सीमित थे, हाँ, इंडिया से जब आप बाहर जाते हो आप बोलते हो बाहर देखो कैसे अवार्ड्स मिलते हैं, फिर आप बाहर जाते हो बोलते हो वहाँ भी यही हाल है, फिर हर जगह जाते हो बताते हर जगह टीवी शो है भाई। तो कौन सा अवार्ड है जो आपकी नज़र में बड़ा ही अपने आप में ईमानदार अवार्ड है? फिर एक धीरे धीरे एक पॉइंट आता है जब लगता है ये अगर ये ओलंपिक्स तो है नहीं कि जो 5 लोग एक ही रेस लड़ रहे हैं, अगर 5 फिल्म मेकर एक ही स्क्रिप्ट पे फिल्म बनाए तब तो आप डिसाइड करो क्या हु इज़ द बेस्ट फिल्म मेकर एंड व्हाट इज़ द बेस्ट फिल्म। आई एम सेइंग अवार्ड जो है फिल्म के बारे में कुछ नहीं बोलता, वो ज्यूरी के बारे में ज़्यादा बोलता है, और उसको लोग जो मैनिपुलेट करते हैं, और जहाँ पे अवार्ड प्लायबल होता है, जो मैनिपुलेट होते हैं वो बिजनेस रीजन से होते हैं। अब उसको सीरियसली आप लेना बंद कर दो एक पॉइंट पे। जब मैंने सीरियसली लेना बंद कर दिया कि हाँ इसका कोई मतलब ही नहीं है, सब बकवास है, ये बहुत ही आप जाते हो कभी अवार्ड लेने? मैं हमेशा तब ही गया हूं जब किसी और की फिल्म हो। कहने मतलब जब देवडी के टाइम गया था मैं, जब कल्कि के लिए, मैं उड़ान के टाइम नहीं गया, मैं वासेपुर के टाइम नहीं गया। वासेपुर को मिले अवार्ड? हाँ मिले, बहुत मिले। आप नहीं गए लेकिन? क्वीन के लिए गया था क्योंकि मैं प्रोड्यूसर था, और उस समय सब सारे गए थे, फैंटम बन रहा था, तो फैंटम कंपनी का अवार्ड था, और हमारे अगली और क्वीन की वजह से सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन, सबने का चलना पड़ेगा। तो अवार्ड फंक्शन में एक तो एज इट इज़ मैं डील नहीं कर पाता, तो मैं काफ़ी भारी मात्रा में विस्की का सेवन करके फिर गया और मैं जाके बैठ गया एक। ऐसे आपको लगता नहीं कि आप एक पब्लिक फिगर हो, आप एक इंटरव्यू में बोल रहे हो तो लोग जज करेंगे कि अरे यार अनुराग कश्यप तो बड़ी बड़ी बातें करता है, ये तो शराब पी के अवार्ड सेरेमनीज में जाता है? मैं तो गया हूँ शराब अवार्ड सेरेमनीज में शराब सर्व होती है, तो मतलब उसमें ऐसा क्या है? मैं कभी बेहोश नहीं होता हूँ, मेरा रिलेशनशिप मेरे अल्कोहल के साथ काफ़ी अच्छा फिक्स्ड है। था या अभी भी है? अभी बहुत अच्छा है, अभी तो खैर खत्म के आसपास है, अब नहीं है। सेहत की वजह से? सेहत की वजह से। क्या हो गया? बहुत खबरें आती हैं एंटरटेनमेंट पोर्टल में कि अनुराग सेहत कश्यप काफी 2-2.5 बीमार, साल। बहुत बीमार हैं। हाँ 2.5 साल बहुत बीमार था। क्या हो गया आपको? अरे एक के बाद एक चीज़ें हुई, तो वो लाइन से हुआ था, पहले हार्ट अटैक हुआ था, फिर दोनों कान फट गए थे, पहले दोनों कान फट गए थे, फिर हार्ट अटैक हुआ। अभी ऑर्डर कान भी फट भूल गए गया थे हूँ। मतलब? डाइविंग करने गया था, दोनों कान फट गए थे, उसको हील करने के लिए एक ही जगह रुकना पड़ा, बिकॉज हील के बिना आप फ्लाइट नहीं ले सकते, कान में अगर कान डैमेज हो तो। कहाँ गए थे डाइविंग करने? मैं समुद्र में जाता हूँ, बोट पे रहता हूँ, हाँ, तो नाव में ही फंस गए थे। तो नहीं समझ में आ रहा है, तो ऐसे डाइव किया तो डाइव बोट होता है, हाँ डाइव बोट पे आप रहते हो, और जहाँ आपको डाइविंग करना था बोट वहीं जाती है, वहां से नीचे बोट से डाइव करते हो, हाँ। आप इस बोट पे रहते हो, तो बोट पे प्रॉपर कमरे होते ये हैं। बोट भारत में ही? भारत के बाहर, अच्छा। ये पूरा पैसिफिक में होता है, आप उस तरफ जाओ उधर भी होता है। तो मैं डाइव बोट पे था, हाँ, तो बोट पे रह गया फिर मैं काफी टाइम तक, जब तक हील नहीं हुआ तब तक मैं कुछ भी सुनाई नहीं देता? नहीं, वो डालना पड़ता, सुनाई देता हल्का हल्का, लेकिन वो सुनाई दे, अगर सुनोगे ना तो वाइब्रेशन होता है, जिससे इरिटेशन होता है, तो कान को रुई डाल के ऐसे हील करना पड़ता है। फिर हार्ट अटैक हुआ? अगले महीने हार्ट अटैक हुआ। मुंबई में थे? हाँ, मार्च एंड में कान फटे, अप्रैल तक बोट पे था, मई में हार्ट अटैक हुआ, फिर उसके बाद अस्थमा अटैक हुआ। नहीं तो आप
आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, या आप चेकअप के लिए? नहीं, वो एक स्लाइड हो गया था, बस टोटल डाउन स्लाइड हो गया था, कुछ तो हो गया था, क्योंकि ये सारा सब चालू हुआ था एंजाइटी की वजह से। ये सारा शुरू हुआ था, एंजाइटी शुरू हुई थी जब मेरी बेटी को थ्रेट्स आए थे, आलिया को? हाँ। उसके बाद से मेरी ऑनलाइन ट्रोलिंग थ्रेड्स? ऑनलाइन ट्रोलिंग थ्रेड्स, मैंने ऑनलाइन बोलना बंद किया। आपने बीच में अपना ट्विटर अकाउंट भी डिलीट किया था? हाँ, ऑनलाइन बोलना बंद किया, मेरी ड्रिंकिंग बढ़ गई। फिर वो लॉकडाउन शुरू हो गया था, ये लॉकडाउन के बाद की बात, सॉरी, लॉकडाउन निकल चुका था, उसके बाद मेरी ड्रिंकिंग बढ़ गई। फिर मैं एक्सरसाइज बंद हो गई, फिर मैं सुबह से शाम फिर मैं बाहर से खाना बना खाता था, और कॉन्स्टेंटली एक वो एंगर जो होता है ना, बहुत ही आपको कंज्यूम कर लेता है अंदर से, तो उसमें सब अपनी हालत खुद ही बिगाड़ता गया। मैं पूरा डाउन स्लाइड चलता रहा मेरा। फिर ऐसे हार्ट अटैक के बाद कोई ऐसे इंट्रोस्पेक्शन का दौर आया कि यार ये मैं क्या कर रहा नहीं, हूँ? मौका ही नहीं मिला। फिर उसके बाद अस्थमा अटैक हुआ, रिहैब गया कि ड्रिंकिंग बंद करूँ। रिहैब में मेरे काफ मसल फट गई, काफ मसल फटी क्योंकि हार्ट अटैक, यहाँ स्टेंट की वजह से ब्लड थिनर्स पे थे, तो ये ब्लड जो है रुका ही नहीं, तो हेमाटोमा हो गया, पैर सूज के इतना हाथी का पाँव हो गया। तो फिर 4 महीना व्हीलचेयर पे गया, वापस ड्रिंकिंग चालू हो गई। फिर उसके बाद मैं निकल के कहीं कुछ करने गया, बेलारूस में कोविड हो गया एयरपोर्ट पे, तो उनका एक अलग ही सिस्टम, एक अलग जगह बंद कर देते, तो 15 दिन एक अनजान शहर में एक पुराने जेल टाइप जगह में बंद। फिर वहाँ से लौट के आया, वापस अस्थमा अटैक हुआ। तो ये नॉन स्टॉप चलता रहा, बिकॉज बॉडी को मौका ही नहीं मिला इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का। तो करते करते फिर मैं हेल्थ रिट्रीट पे गया, केरला? नहीं, पहले गया पुणे, फिर गया केरला। फिर जाके मैं धीरे धीरे अपने आप को समय दिया ठीक होने के लिए। हील होने के लिए समय चाहिए होता है। आप अपने जैसे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, जो आपके दोस्त भी हैं कई उसमें से, या कई आपको भैया बोलते हैं, जैसे विनीत हैं, मुक्काबाज के लिए उन्होंने कितने डिसिप्लिन के साथ अपने आप को ट्रेन किया, तापसी कितना अपने आप को ट्रेन? हाँ, सब करते हैं डिसिप्लिन, मेरे अंदर भी था एक समय पे, एक बार छूट गया, आ जाएगा वापस। तो ये सब लोग डांट लगाते हैं आपको? हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता तापसी का हूँ, मैसेज यही आता है मेरे को, जिंदा हो। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपके मुंबई में जितने भी खैर ख्वाह हैं जिनसे मैं बात वो करता हूँ, सब चिंतित थे। सब आपको गरियाते हैं। पिछले 2.5-3 साल सब गुस्साते चिंतित हैं, थे। सब खींचे हुए हैं, सब ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके हैं आप पर, मिस्टर अनुराग कश्यप। हाँ, तो पिछले 2.5-3 साल में सब बहुत चिंतित रहे कि ये क्या रहे अपने साथ। लेकिन अभी ठीक हूँ, देखो 2 फिल्म रिलीज हो रही है, तीसरी एक और खत्म कर दी। 2 मतलब एक तो शॉर्ट फिल्म रॉटरडैम में प्रीमियर हुई, 4 चप्पलें। हाँ, जो काफी समय बताइए से। जरा उसके बारे में, वरुण ग्रोवर ने लिखी है। हाँ, वो जब आएगी तब देखिएगा, उसके बारे में बात। बहुत प्यारी फिल्म है। हाँ, वो हमारे समय की बात है। मतलब बहुत ही इतने लंबे, वासेपुर उतने टाइम की नहीं थी जितनी 4 चप्पलें। वासेपुर 60 साल कवर करती है, 4 चप्पलें 1970 से 2040 तक कवर करती है, 70 साल। मैं थोड़ा सा स्पॉइलर दे देता हूँ अपने दर्शकों को। 4 जो आश्रम हैं, वो पोस्टर देख के पता जाता सबको। उनके बारे में है, और वो एक ही किरदार और बड़ी कमाल की फिल्म है। तो एक, इससे पहले कि हम वापस से फिल्मों की दुनिया में आए, ज़रा बेलारूस के वो 15 दिन बताइए। बड़ा दिलचस्प साउंड कर रहा था सुनने में, पर वो हमें दिलचस्प कर रहा होगा, जिस पे बीती उस पे कैसी बीती? बहुत ही अजीब सा था वो। मतलब वो है, आप एक कमरे में बंद हैं, आपको कोविड है, और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप काहे के डायरेक्टर हो, कौन हो। नहीं, कुछ नहीं होगा। वो तो उनके कमरे, फॉरेनर हो, आप किसी को जानते नहीं लोकली, तो और एम्बेसी वहाँ से क्या करने गए थे? वहाँ गया था कुछ शूट करने, और वो कोविड के चक्कर में एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, फंस गया। तो वहाँ पे बंद था, और वहाँ पे वो कुछ बना के नूडल देते हैं, वहाँ पे खाने के नाम पे अपना खुद बनाना पड़ता है, एक ओपन होती प्लेट। और मैंने कहा यार कुछ नहीं तो खिचड़ी मिल जाए, चावल दाल मिल जाए, मैं बना दूँ खिचड़ी। तो उन्हें सिर्फ चावल दाल दे दिया। अब आपने पैन में कभी खिचड़ी बनाई है? ओपन पैन में खिचड़ी बिना ढके मैंने बनाई है, 45 मिनट लगते हैं। पानी डालते रहना पड़ता है। हाँ, तो वो भी मतलब एक अलग एक्सपीरियंस था। और वहाँ पे मसाला तो कुछ था नहीं, नमक था, और सीजनिंग के नाम पे वो जो पिज्ज़ा के साथ आता है ना, हाँ, वही थे सीजनिंग के, तो और कुछ नहीं था। तो उसी में सरवाइव किया हूँ। वो काफ़ी। क्या यही शूट कर रहे थे क्या वहाँ बेलारूस में? नहीं, वो कुछ ऐसी कमर्शियल शूट था। अच्छा, तो अभी और कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं? एक तो ये आ रही है ऑलमोस्ट लव विद डीजे मोहब्बत।
और एक आने वाली, इसका नाम अभी मैं थोड़ा बताया नहीं हूँ किसी को। किस बारे में है? वो लॉकडाउन के ऊपर एक थ्रिलर है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरा एक ये मानना है कि जब फिल्म आए तो लोग सरप्राइज हो, इसलिए ऑलमोस्ट प्यार किसी के बारे में पता नहीं था। कई बार क्या होता है कि ऑलमोस्ट प्यार शुरू की 2019 में, हाँ, अगर मैं अनाउंस कर देता तो लोगों को लगता है यार ये बड़ी पुरानी स्टाइल फिल्म आ रही है, किसी को पता ही नहीं उस पिक्चर के बारे में। जब तक वो रेडी होके रिलीज डेट सब लॉक नहीं हो तो फ्रेशनेस जो उसकी जाती नहीं कभी, तो इसीलिए मेरी फिल्म फ्रेश ही रहने दो। एक खबर वो भी आई थी, वो मैक्सिमम सिटी है सुकेतु मेहता का उपन्यास। हाँ, वो बहुत लिख लिया कमाल का। हमने, लिखाई हो गई है और अभी फिगर आउट कर रहे हैं। पहले नेटफ्लिक्स से कर रहे थे लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, तो अभी फिगर आउट कर रहे हैं आप कैसे नहीं करें। कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स नहीं कर रहा है? नेटफ्लिक्स क्या हो गया? पूरा स्क्रीन प्ले लिखे जाने के बाद नहीं कर रहा है? नहीं, वो पहले ग्रीनलिट थी लेकिन काफ़ी बदलाव आया ना सारे OTT चैनल्स में। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं रुके, जैसे पाताल लोक का सीजन 2 रुका। ये तांडव के बाद की ये बात सब तांडव की बात की। वो सारे OTTs के अंदर काफ़ी बदलाव आया, क्या करना है लीडरशिप क्या नहीं चेंज भी करना। हुआ है। लीडरशिप चेंज भी हुआ, करेक्ट। हाँ, लीडरशिप चेंज भी हुआ नहीं, और पॉलिसी चेंजेस भी हुए। काफ़ी पॉलिसी चेंजेस हुए, काफ़ी चीज़ें नहीं हुई। वो एक शो था गवर्नमेंट जो कभी आया ही नहीं। बहुत कमाल का शो लिखा गया है वो, पर अब वो दोबारा से बन रहा है ना, मानव कॉल कर अच्छा, रहे हैं। मुझे नहीं मालूम। वो नहीं, वो भी आई थिंक बन चुका, उसके बाद नहीं आया। रिलीज नहीं हुआ। पहले इरफान भाई कर रहे थे, हाँ है, सुधीर भाई उसको हाँ, मेंटर तो कर बहुत रहे थे। सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, तो उसका हर्जाना हमारे ऊपर भी होता है, सेहत पे भी होता है, हर चीज़ पे होता है। मैं आपसे आपकी जो चर्चित फिल्में हैं उनके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे जो साथी हैं वो पूछेंगे। 5 और लास्ट ट्रेन टू महाकाली से लेके वासेपुर, जो ऑडियंस से भी बहुत सवाल आए हैं वो सब। नरेंद्र मोदी से मिले हैं आप कभी? मैं नहीं कभी फोन ऑन पे हेलो हाय? नहीं नहीं उनके किसी अमित शाह से नहीं मिलना चाहेंगे? नहीं, ये नहीं किसके लिए था, अमित शाह के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए? मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहता हूँ मैं। अरे आपके और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हाँ, मतलब मैं उनको रोज़ देखता हूँ। और बनारस आपकी जो शुरुआती स्थली है वहाँ से सांसद भी हैं। नहीं, मैं योगी आदित्यनाथ से मैं उनसे मिला हूँ। मिले हैं? बताइए जरा। क्या बताऊँ, मैं मिला हूँ बस। अरे कैसे बात हुई, मुलाकात हुई क्या? तब वो सीएम थे, नहीं थे, सांसद थे? CM होने के बाद ही मिला हूँ, बम्बई आए थे, अच्छा। पहली आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद तो उन्होंने बोला ना खुलेआम के, हम अनुराग कश्यप जैसों को खैरात नहीं बांटते। तो चीफ मिनिस्टर ऐसे जैसों से थोड़ी ना मिलते हैं। अच्छा, ये अनुराग कश्यप जैसों को अब इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि शूट की लोकेशन लॉक करने से पहले कि प्रदेश में सरकार किसकी है, या पहले भी रखना पड़ता था, या एक नया फिनोमिना है? अभी पिछले 3-4-5 महीने से कुछ तो ईज आउट हुआ है, लेकिन एक समय याद है जब हम लोग दोबारा के लिए शूटिंग के लिए लोकेशन ढूंढ रहे थे, और मैं नहीं था, मेरा क्रू गया था देहरादून, और लोग पीछे पड़ गए थे और पुलिस आ गई थी बोल के कि अनुराग कश्यप का क्रू है। मैं कहा मतलब उसका मतलब क्या होता है? तब हमें रियलाइज हुआ कि हमें थोड़ा संभल के देखना पड़ेगा कहाँ शूट कर सकते हैं कहाँ नहीं नहीं। नहीं, लोग पीछे पड़ गए थे मतलब कौन लोग थे ये? रैंडम लोग थे कुछ, फिर उन्होंने पुलिस बुला ली थी। एक इंसिडेंट हुआ था वैसे। पर आप कह रहे हैं पिछले 4-5 महीने में ईज आउट हुआ है, मतलब जैसे अभी प्रधानमंत्री का बयान आया कि हाँ, प्रधानमंत्री का कि बयान हर आया, फिल्म को बयान INB देना मिनिस्टर जरूरी ने है कुछ क्या? बोला, INB मिनिस्टर ने भी कुछ बोला, थोड़ा स्टेट्स वगैरह की तरफ से भी इनविटेशन आने लग गए कि आइए हमारे यहाँ शूट करिए। आपको? हाँ, नहीं, ये इंडस्ट्री को हाँ। नहीं, मेरे तक तो कोई नहीं पहुँचता। मैं बाहरी बाहर रहता हूँ, मैं किसी को एक्सेस नहीं देता, तो मुझे जो करना होता है मैं उसी हिसाब से करता हूँ, और जहाँ कर सकता हूँ वहीं करता हूँ। इसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं तो हमेशा अपने आप को कहता हूँ देखो ईरान में किस तरह से फिल्म बनती है, इतनी अच्छी फिल्म बनती है, हम भी बना सकते हैं, और मुझे जनरली कोई दिक्कत पिछले 1-1.5 साल में नहीं आई है। अच्छा, तो मुंबई में रहकर ही फिल्में बनाते रहेंगे? क्योंकि बीच में एक बार आपने कह दिया था मैं बनाई परदेश जा मैंने, रहा ये हूँ। तो हिमाचल में बनाई मैंने, ऑलमोस्ट प्यार हम्म। हिमाचल में शूट किया मैंने। बीच कैसे में एक नहीं बार है? बॉम्बे वेलवेट के दौरान आपने कहा था ना अब मैं विदेश जाके बस रहा हूँ, ऐसी मुझे ध्यान है इंडिया टुडे मैगजीन में एक बड़ी डिटेल में कवर हाँ, मैं स्टोरी जाने थी। वाला था, करेक्ट था। कहाँ जा रहे थे? मैं फ्रांस जा रहा था। फिर क्या हुआ? फिर मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई, तो मैं कहा फ्लॉप के बाद तो नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा तो हिट के बाद ही जाऊँगा ना, मुँह उठा के जाऊँगा ना।
पीठ दिखा के थोड़ा जाऊंगा। चलिए हाँ भाई, किसी का कोई सवाल है क्या? अच्छा, अरे बाप रे, इतना ये लीजिए। सर मेरे दो सवाल है। एक तो जैसे आपने पहले कहा कि जोया अख्तर डिस्पाइट बीइंग अ गुड डायरेक्टर, उनकी इतनी बड़ी समस्या थी कास्टिंग को लेकर, तो आप निर्देशक के तौर पर आपकी क्या समस्या है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? मेरी सबसे बड़ी समस्या कास्टिंग, बजट, व्हाट? मेरी सबसे बड़ी समस्या लोगों को समझाना है कि भाई मैं ट्विटर पे नहीं हूँ मेरी फिल्म राजनीतिक नहीं है। मेरे से ये दो बड़ी प्रॉब्लम इंडस्ट्री को, मुझसे यही दो है। फिर तीसरी प्रॉब्लम उसके बाद चालू होती है, कास्टिंग वास्टिंग, कि हाँ कास्टिंग, लेकिन वो प्रॉब्लम अब प्रॉब्लम नहीं रही क्योंकि मैं बजट के हिसाब से काम करता हूँ। ओके और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप अमित त्रिवेदी और आपका जो रिलेशनशिप रहा है, आप दोनों ने मिलकर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें क्रिएट की है पास्ट में, एंड इवन ही हैज़ अ नैक फॉर पिकिंग अप अ लॉट ऑफ फोक आर्टिस्ट। तो आपका ब्रीफ क्या रहता है उनको? हाउ हैव यू ऑल वर्क दिस आउट? मैं सिर्फ उसको दुनिया बताता हूँ कि मेरी फिल्म की दुनिया ही है, और उस दुनिया के दायरे में ही नई चीज़ें ढूंढनी है। जैसे इस फिल्म के लिए, ऑलमोस्ट प्यार के लिए, हमने कहा शलीफ बाजी ने मनमर्जियाँ किया था। मैंने कहा शलीफ बाजी, मनमर्जियाँ वाला पोएट नहीं चाहिए, उम्र कम करो, मतलब आपकी बेटी की उम्र का पोएट होना चाहिए। और जो डीजे मोहब्बत है, जो विकी कौशल रोल कर रहा है, वो थोड़ा वाइज है, मतलब वो थोड़ा बड़ा है लेकिन फिर भी आपसे छोटा है, तो अनलर्न करना पड़ता है अमित के लिए कि अमित म्यूजिक वो नहीं करना जो तुम जानते हो, म्यूजिक वो करना जो ना मैं जानता हूँ ना तुम जानते हो, जो हमारे बच्चे सुन रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा अनलर्न करना पड़ता है सारा सब कुछ। तो ये क्या, जब फिल्म देखते हैं तो फिल्म के वर्ल्ड में फिट बैठता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। लोगों की आदत है, हमने म्यूज़िक किया, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, तो मैंने कहा यार अमित देखो, एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से डिसअपॉइंटमेंट ही होता है, तो फिल्म देखने के बाद ही वो म्यूज़िक जो है लोगों को समझ में आएगा। हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि आपके साथ जो लोग काम करते हैं, स्पेशली एक्टर्स, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आपके लिए कितना मैटर करती है? लेट्स से अनुपम खेर जैसे हो गए या फिर परेश रावल जैसे एक्टर्स हो गए। मेरे लिए उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अलग रही है, बहुत बार रही है। और फिल्म में एज एन एक्टर जब वो आते हैं, एज एन एक्टर भूल जाओ, टेक्नीशियंस भी होते हैं जिनकी आइडियोलॉजी अलग होती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मुझे रैबिड लोगों से प्रॉब्लम है। रैबिड लोग, जो कट्टर लोग, जो जरूरत से ज़्यादा चढ़ जाते हैं आपके ऊपर, जो थोपते हैं अपने आप को। आइडियोलॉजी तो बहुत शुरू से अलग रही है, मेरे दोस्तों से अलग रही है। मेरे क्लासमेट्स जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोग बहुत अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग हैं। हम लोग आज भी खाने के ऊपर बैठ के बहस कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बहस कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं और अनुपम जी सेम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, अक्सर बाहर मिल जाते हैं। अनुपम जी बोलते हैं मेरे साथ कब काम कर रहा है तू, मेरे साथ काम नहीं कर रहा है, मेरे क्यों नहीं काम कर रहा है मेरे साथ? ठीक है, उनका बेटा है सिकंदर, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो वहाँ उनसे दिक्कत नहीं होती। और मैं बहुत सारे लोगों को, मैं उन लोगों को जज नहीं करता जो साइलेंट रहते हैं, मैं उन लोगों को भी जज नहीं करता जो प्रेशर में आके साइड बदल लेते हैं, जिनको हम अपॉर्चुनिस्ट भी बोल सकते हैं। मैं रैबिड लोगों से प्रॉब्लम, मेरे को, मुझे अशोक पंडित जैसे लोगों से प्रॉब्लम होती है, जो जहर उगलते हैं बिना बात के, और जिनके एक्चुअली कोई मतलब, वो बेपेंदी के हैं, वो सरकार बदलेगी वापस बदल जाएंगे और वो वापस रैबिड हो जाएंगे, क्योंकि वो उस तरह के अपॉर्चुनिस्ट हैं जो हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, उसको मोनेटाइज भी करते हैं। तो मेरे को उन लोगों से दिक्कत होती है। अगर एक्टर्स और बाकी किसी, बहुत सारे मेरे लोग हैं, मित्र हैं, बहुत सारे लोग हैं अलग आइडियोलॉजी के, मेरा पूरा परिवार की आइडियोलॉजी मुझसे अलग है। जी, मेरा एक और सवाल है। आपने कुछ महीनों पहले शाहरुख के साथ एक ऐड किया था SRK+ फिल्म को लेके। आप लोग कोई फिल्म प्लान कर रहे हो या फिर कुछ है ऐसा लिखा हो उनके लिए? या यार शाहरुख के साथ आदमी ने फिल्म नहीं प्लान कर सकता, शाहरुख फिल्म प्लान करता है। मतलब मेरे पास 50 स्क्रिप्ट्स होंगी उनके लिए, करेक्ट, लेकिन उनका स्टेट ऑफ माइंड भी होना चाहिए उस समय करने का। और मुझे भी एक जो उनके साथ एक जिम्मेदारी आती है, वो मैं नहीं उठा सकता हूँ। क्या जिम्मेदारी आती है? उनके फैन बेस को केटर करना। यह भुगत चुका हूँ रणबीर के साथ। क्या हुआ था बॉम्बे वेलवेट में? नहीं, कुछ नहीं हुआ था।
कभी आपका इरादा है कि जो आपने ओरिजिनल कट तैयार किया था उसको वो रिलीज है, लेकिन उसके लिए खर्चा लगे, उतने पैसे हैं नहीं मेरे पास। कितना खर्चा लगता है? बहुत लगता है, पिक्चर का कॉस्ट ही इतना ज़्यादा था। स्पेशल इफेक्ट्स वाली फिल्म है। सी देखिए, होता है कि जो ऑडियंस, जो फैन बेस जिसका स्ट्रांग होता है ना, उसको केटर करना पड़ता है। आपने जैसे उसको कुछ और बनाया, आपने उसको केटर नहीं किया, तो फैन बेस उखड़ जाता है और वो ब्लेम करता है कि इस तरह का डायरेक्टर क्यों। मैं जब बॉम्बे में क्या हुआ कि यार ये अनुराग कश्यप बिक गया है और रणबीर कपूर का करियर खत्म, और दूसरा था कि रणबीर कपूर का करियर बर्बाद कर दिया, तो फैन बेस उखड़ गया था, उनका भी आपका भी और मेरा भी। तो मैं वो उस एरिया से भागता हूँ। आपके फैन ने कहा ये ज्यादा पैसा देख के ये बिल्कुल हाँ, पैसा देख के पागल हो गया है, कंट्रोल में नहीं रही हाँ चीजें। कंट्रोल में नहीं रहा, ये बिक गया है, ये उस तरफ हो और गया है। हुआ क्या था? कुछ नहीं हुआ था। फिल्म का बजट जरूरत से ज्यादा था, और जब फिल्म का बजट जरूरत से ज्यादा था, तो वो तो आपके हाथ में रही होगी ना, स्टोरी आपने पिक की ज्ञान प्रकाश की उससे। नहीं नहीं, कहानी तो हमने पिक की थी, वो फिल्म जो है बजटिंग करने से पहले बेच दी गई थी और स्टूडियो ने कर दी। क्या होता है ना, मेंटेलिटी और साइकोलॉजी क्या थी, यार बिना स्टार कास्ट के इसने देवटी बना दिया और गैंग्स ऑफ वासेपुर बना दिया और अगली बना दिया, स्टार के साथ तो क्या ही करेगा। मुझसे ज्यादा दुनिया को विश्वास था, मुझसे पूछ के थोड़ी ना किसी ने बजट बनाया था उस फिल्म का। फिल्म पहले बिकी थी उस बजट पे, फिर फिल्म को उस बजट में जिसमें बिकी थी सेट करने के लिए एक्सपैंड किया गया, वो फिल्म के लिए फिर सेट बनाया गया, उसके लिए श्रीलंका ढूंढा गया जस्टिफाई करने के लिए इतने में क्यों बिकी है। तो उसमें स्टूडियो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबल है, जितना सारा तामझाम आप रिस्पॉन्सिबल कहाँ है। शूट करना चाह रहे थे, बॉम्बे में ही? नहीं, मैंने शूटिंग स्टाइल में इतने 6 साल रेकी किया हूँ, 6 साल रेकी किया हूँ। टुकड़ों में करता है जैसे अनुराग बासु करता है, टुकड़ों में आप पिक्चर शूट करते हैं। बाद में अब प्रोड्यूसर ने रियलाइज किया गलती मैंने कहा, लेकिन बंदूक तो मेरे कंधे चली ना, गाली सिर्फ मैं खाता हूँ। एम्बिशन तो सबके होते हैं कि एक चीज इंडस्ट्री में देखो, समझो, जब पिक्चर का बजट ज्यादा होता है उसका सबसे ज्यादा फायदा ना डायरेक्टर को होता है ना एक्टर को होता है, बीच के हर उस आदमी को होता है जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। बहुत पैसे खाए जाते हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत सारे लोग पैसे बनाते हैं उसमें, बहुत अलग तरह के फायदे होते हैं लोगों को, उसका बहुत फायदा दूसरे लोगों को मिलता है, वो पूरा सिस्टम चलता है उसके ऊपर जब फिल्म का बजट ज्यादा होता है। तो उसके लिए मेरे जैसे लोग जो है, उस एक सिस्टम जो सालों से चला आ रहा है उसके लिए डेंजरस है। और उसी फिल्म में आपने करण जौहर के साथ काम किया? हाँ, करण जौहर ने तो फ्री में काम किया। आपकी कास्टिंग थी वो? हाँ, वो सजेशन कहीं और से आया था, लेकिन हाँ मुझे लगा सही है, अच्छा है, इजी है, कर लेते हैं। लेकिन वो चीजें बाद में समझ में आती है, होने के बाद समझ में आती है कैसे काम करता है सिस्टम, इसलिए उससे अपने आप को परे रखता हूँ मैं अब। कैसे काम करता है, थोड़ा सा हमारे लिए तो डिकोड कर। कुछ नहीं है, जब एक चीज जो है, जब आप इतने बन सकते हैं, जब उसका बजट ज्यादा होता है, उसमें बहुत सारे लोगों के अपने, आप पढ़ते हो ना शेल कंपनीज बनती हैं। हाँ, तो हम लोग ने भी इंडस्ट्री में पकड़ा है, जो प्रोडक्शन कर रहा होता है वही शेल कंपनी बनाता है, केटरिंग वेटरिंग सब नई कंपनीज आती हैं, बदलते हैं उन्हीं की कंपनी है, वो रेगुलर केटर के पास जाके आगे शेल कंपनी बनाते हैं, वो रेगुलर सप्लायर के पास जाके आगे शेल कंपनी बनाते हैं, उसका पर्सनल फायदा खुद को होता है। आप हमेशा हर फिल्म के बाद देखना, जब भी बड़े बजट की फिल्म बनती है, कौन नई गाड़ी खरीदता है और कौन नया घर खरीदता है, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज है। इसमें ये जो रिसर्च वाला पोथा है, लिखा है कि आप करण जौहर के शो में गए, वहां भी झगड़ के आ गए, उन्होंने बोल दिया कि आपको मनोचिकित्सक की जरूरत है। आई हैवंट वॉच्ड नहीं दैट नहीं नहीं, ऐसा कुछ ना, एपिसोड। तो नहीं नहीं ऐसा कुछ आप ना। गए हैं कभी कॉफी विद करण में? हाँ, मैं गया हूँ, लेकिन उसमें वो नहीं, हमने वो डिस्कस किया था, ये हमारा ब्लॉग पे था, ब्लॉग पे मैंने उसको बोला कि कुछ बोला और उसने मेरे को वापस जवाब में बोला, हम लोग कभी मिले नहीं थे, उसके बाद हम मिले, सब सॉर्ट आउट हो गया। ये बात है 2007-8 की। और उसी से वो इमेज बनती रहती है कि ये सबसे भिड़ता रहता है। हाँ, लेकिन वो जो जानता हो ऐसा नहीं सोचता, वो इमेज बेनिफिट करती है। आप गूगल पे जाके पूछिए अनुराग कश्यप नेटवर्थ, हाँ, सो ढूंढिए, आप मेरे को देखोगे, आप मेरे घर आए हो, आप बोलोगे कि कहाँ गए इतने पैसे, 720 करोड़ मेरा नेटवर्थ बताता है गूगल पे। अभी गूगल पे मेरा नेटवर्थ 720 करोड़ क्यों बताता है? क्योंकि फैंटम और रिलायंस का जो कंबाइंड नेटवर्थ था वो मेरे सर पे डाला हुआ था, मेरे सर कंधे से बंदूक चलाई जा रही थी, उसके पीछे 50 लोग निकल लेते हैं पीछे से। तो क्योंकि आप दुनिया हर के बार लिए ये भोले बलम बन के कैसे फंस जाते हैं कि मैं सब नहीं आपके फंसता कंधे है, बंदूक ये चला के मेरे चले? को समझ में तब आया क्योंकि एक मीडिया और ये सारी चीजें कंट्रोल कैसे होती है और कौन करता है। आप स्पाइस मीडिया में इन्वेस्टर कौन है, रिसर्च करिए, या फिर कौन में इन्वेस्टर कौन है और फैंटम इन्वेस्टर कौन है और कॉमन कौन है, एक ही आदमी है। आपको सब पता चलता है। फिर क्या होता है, खबर वो जो आपको सप्लाई की जाती है, आप तो सिर्फ सप्लाई को ही खबर ले लेते हो ना,
तो इन्वेस्टिगेट करो तो आपको सब पता जाएगा कहाँ क्या होता है। आप एक्टिंग क्यों करते हैं? मैं मजबूरी में करता हूँ या इमोशनल, ये ब्लैकमेल होके करता हूँ, मजबूरी मतलब डायरेक्टर की होती है कि वो आपको या तो लेते हैं? फाइनेंशियल मजबूरी होती है या फिर इमोशनल मजबूरी होती है। विक्रम मोटवानी होता तो इमोशनल मजबूरी हो ये जाती है। कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत खराब एक्टर हैं। मैं तो खुद ही बोलता हूँ, मैं खुद को ना कास्ट करूँ। हाँ, हाँ, अपनी फिल्मों में भी आते हैं आप तो। कब आया हूँ मैं अपनी फिल्मों में? गुलाल में। तब तो पैसे नहीं होते थे एक्टर को देने के लिए, सब आते थे, तुम बाकियों को पहचानते नहीं हो, वो भी असिस्टेंट थे मेरे। और बंटी भैया कैसे बने थे? बंटी भैया शागिर्द। शागिर्द। वो इमोशनल ब्लैकमेल था, उसका बदला मैंने उनसे लिया बखूबी, रामाधीर बना के। अच्छा, तिशु भाई की थी तो हाँ जी। सर ये जो आपकी फिल्म आ रही है ऑलमोस्ट प्यार विद डेज़ ए मोहब्बत, इसमें एक गाना है मोहब्बत से ही तो क्रांति आएगी। वही तो है, तो सही बात तो उसको है। हाँ, तो मैंने इसका पूरा जुक बॉक्स पे एक कॉपी की थी। तो मेरा ये सवाल ये है कि जब आप इस पे ब्रीफ दे रहे थे शैली को या फिर अमित को, जिसको भी दे रहे होंगे आप ब्रीफ, या फिर ब्रीफ दिया था आपने या नहीं दिया था इसको लिखते समय कि मोहब्बत से ही, ना बंदूकों से ना मजहब, तो ये सब ब्रीफ क्या था आपका इस पे? उन्हें कुछ क्योंकि नहीं, ये मैंने फिल्म ये मतलब सब शैली ने लिखा है, मेरी एक ही लाइन थी, मोहब्बत से ही तो क्रांति आएगी। ये फिल्म की लाइन थी बस, मोहब्बत से ही तो क्रांति आएगी। ये मैंने कहा इस पे गाना लिखना है, बाकी सब शैली ने अपने आप लिखा है। ये थोड़ा ये समझना चाहते हैं कि आपके लिरिसिस्ट और आपके जो म्यूजिक कंपोजर हैं उनके बीच जो सिटिंग और कोलैबोरेशन होते हैं, जिसमें एक तो बहुत फेथ होता है पर कई चीज़ें बहुत इंस्टेंट आती हैं। जैसे आप उस सिटिंग में हम लोगों को किस्सा सुना रहे थे कि घनघोर इमोशनल कनेक्शन है। अत्याचार कैसे आया, हाँ करेक्ट। वो बताएं। नहीं वो तो ऐसे ही, वो गाना था कौन सा, परदेसी। जब पहली बार सुना हो तो बहुत ही साउंड सिस्टम करेक्ट नहीं था, तो इबके हो गए अग्गे यार सुनाई दिया अत्याचार, मेरे वो कान को अत्याचार सुनाई दिया, तो अत्याचार दिमाग में रह गया, फिर उसमें पता चला रहे नहीं नहीं अत्याचार नहीं है, अत्याचार रह गया। रात में फिर ऐसे मैंने अत्याचार, इमोशनल अत्याचार वर्ड ऐसे हवा में से आता है। तो मैंने अमित को फोन किया, मैंने कहा इमोशनल अत्याचार लिख, हाँ इस पे गाना बनाएंगे, बस लिख के रख, याद रखना, मैं भूल जाऊंगा सुबह। ऐसे ही मोहब्बत से ही तो क्रांति आएगी इज समथिंग दैट केम टू मी इज व्हेन आई वाज राइटिंग दिस फिल्म। हमेशा से आता है फिल्म में बना क्यों रहा, तो मोहब्बत से ही तो क्रांति आएगी, मैंने सिर्फ इतना ही बोला था अमित को, बाकी फिर अमित तो शैली बैठे और उस पे गाना बना। जी, आप अपनी फ़िल्मों को लेके मतलब बहुत सारी फ़िल्में आपके पास होंगी, उनमें से कैसे चुनाव करते हैं कि कौन सी फ़िल्म अभी बनानी है? जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर आपने बनाई थी, तो उसमें एक अलग तरह का रिस्क था कि उसमें गालियाँ हैं या थोड़ा बहुत लोग सोचते हैं कि अश्लीलता भी है, तो उस समय डर नहीं लगता था कि क्या पता ये फ़िल्म ना चले या समाज इसको एक्सेप्ट ना कर पाए? नहीं मतलब मैं यार, जो यथार्थ होता है ना उसको आप स्टिक करो तो आप आर्ग्यू भी कर सकते हो। हर फिल्म जो आप बनाना चाहते हो, अगर आप सच के आसपास रहो तो आप आर्ग्यूमेंट कर सकते हो और वो आर्ग्यूमेंट जीत भी सकते हो। अगर आप सेंसेशनलिज्म क्रिएट करने के लिए ही कुछ कर रहे हो ना, फिर आपके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, फिर आप ऐसे लॉटरी के टिकट की तरह चलते हो, लग गई लॉटरी तो ठीक है निकल जाएगा, नहीं तो नहीं लगेगा। मैं लड़ता हूँ जो करता हूँ उसके लिए, तो मैं इतना नहीं सोचता हूँ। मैं अगर कोई सब्जेक्ट मैटर वैसा है तो मैं वही करूंगा जो चाहिए फिल्म। आपकी फ़िल्मों के साथ-साथ आपका म्यूज़िक बहुत डिफरेंट होता है। जैसे ओ वुमनिया एक गाना था, वो आपने नेटिव वुमेन को लेकर ही प्रोड्यूस करा था। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपका म्यूज़िक का कैसे आपको आइडियाज़ आते हैं? क्योंकि स्टोरीज़ बहुत रिलेटेड और बहुत ग्राउंडेड होती हैं। जो हम जैसे मैं मुज़फ़्फ़रनगर से हूँ, तो हमारी लैंग्वेज और रहना-सहना वो सब सिमिलर होता है मूवी से। पर सॉन्ग्स और ये म्यूज़िक का आपका क्या वो है? कैसे प्रोड्यूस होते हैं मुझे ऐसे नहीं songs? पता, मैं तानसेन हूँ नहीं, मैं कानसेन हूँ। तो मेरा ये हो जाता है कि पहली बात तो ये कि मुझे नया म्यूजिक चाहिए और फिल्म के दायरे में चाहिए। तो पहले फिल्म क्या, जब वो समझ जाए तो मैं म्यूजिक डायरेक्टर के साथ वही बात करता हूँ, ये हमारा दायरा है, इसमें म्यूजिक का स्कोप है कि नहीं है, और है तो किस तरह का म्यूजिक चाहिए, और उस तरह का म्यूजिक कौन कर सकता है। सर वासेपुर के बाद बहुत सारे लोग जैसे यूपी बिहार की बेल्ट के लोग हैं, इन्हें लगता है कि मतलब इस तरीके का सिनेमा हमारे जहन में है, हमारे आसपास बहुत, तो आपको लोग अप्रोच करते हैं ऐसे कि भैया बहुत धांसू स्क्रिप्ट लिखे हैं हाँ मुंबई में, बहुत सारे, बहुत हम आते हैं। बहुत बढ़िया एक्टर भी हैं, वासेपुर, बदमाशी रहे हैं। मुजफ्फरनगर, वासेपुर की दूसरी कहानी, कहाँ कहाँ से, रांची के गैंग्स ऑफ रांची, गैंग्स ऑफ बनारस, गैंग्स ऑफ ये, गैंग्स ऑफ फलाना दिन का, सब अप्रोच कर चुके हैं।
और सर क्या ये बात सच है कि बार्सिलोना में उसकी स्क्रिप्ट खो गई थी? हाँ, बार्सिलोना लंदन में, लंदन। बार्सिलोना से लंदन फ्लाइट पकड़ा, मैड्रिड से लंदन, मैड्रिड से ये लंदन क्या की फ्लाइट। चक्कर है? स्क्रिप्ट खो गई थी मतलब? अरे हाथ से लिखता हूँ ना मैं, तो स्क्रिप्ट का जो ड्राफ्ट था बैग में था, उस सूटकेस फ्लाइट ने, प्लेन ने खो दिया, फिर पहुंचा ही नहीं। तो मैं हवा मच गया, वो स्क्रिप्ट है मेरी उसमें, तो मैं बहुत हिला दिया था सबको। और फिर धीरे धीरे करते करते पता चला वो उस पे सूटकेस पे किंगफिशर का स्टिकर लगा था पुराना, तो भाई साहब ने वो देखा नहीं टैग, वो किंगफिशर के उधर भेज दिया था। 2-3 दिन के बाद किंगफिशर के लॉस्ट बैगेज में से मिला। मैं एयरपोर्ट पे रुका रहा, मैं कहा जब तक मिलेगा नहीं मैं जाऊंगा नहीं। तो पूरा एयरपोर्ट छान मारा, तो उन्होंने कहा बैग तो डिलीवर हुआ है, बैग यहाँ पहुंचा है, या तो कोई लेके चला गया। मैं कहा कौन लेके चला गया, आप पता करो, आपकी जिम्मेदारी, मेरी स्क्रिप्ट है उसमें। सर दोबारा जैसी फिल्म के डायरेक्टर होना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था, जब वो टाइम जब मतलब ओटीटी फ्लरिश हो चुका था और कोविड के बाद लोगों को थिएटर्स तक पुल करना एक कहीं ना कहीं चैलेंज है, और लोगों को समझ आए वो फिल्म जो उसका कॉन्सेप्ट है, तो वो कितना चैलेंजिंग था और आपको कितनी मेरे मेहनत लिए करनी- चैलेंजिंग उतना ही होता है कि मैं अपनी फिल्म समझाऊं कैसे, मैं बनाऊं कैसे। वो थिएटर में लोगों को लाना ले जाना तो मेरा काम नहीं है, अगर लोग आ गए तो उनको बांध के रखना मेरा काम है। ज्यादातर लोगों को समझ आए मतलब वो फिल्म नहीं, उसका जो मैं concept है बजट थोड़ा- में बजट इतने कंट्रोल्ड होते हैं कि प्रोड्यूसर का लॉस जो है पहले से कवर हो चुका होता है, तभी मेरे को फ्रीडम मिलती, नहीं तो मैं फिल्म बना ही नहीं सकता हूँ, नहीं तो फिर बॉम्बे लट वाला सीन हो जाएगा। हेलो सर। सर अभी आप अपने चैलेंजेस की बात कर रहे थे कि ये 2 चैलेंजेस हैं। क्या आपका जो ऑरा है, जो बना हुआ है एक बाहर, क्या आप इससे बाहर आना चाहते हैं या ना आने में ही भलाई है? मतलब वो जो एक प्रेशर है ना कि अनुराग कश्यप इस विषय हाँ, पर बहुत जरूर फालतू बोले, का pressure है वो। अनुराग कश्यप स्ट्रगलर्स को जरूर मौका दें, मतलब एक बहुत एक नहीं, इकोसिस्टम बन गया। मैं सिर्फ अपनी फिल्म बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं इनविजिबल भी होना चाहता हूँ, मैं चेहरा बदल जाए ऐसे कुछ करके मैं लगा दूँ, नाम बदल लूँ तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर मैं फिल्म बना सकता हूँ खुलेआम। ये एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, ये मारती है हर चीज को। मैं अपनी फिल्म देखना, मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, जब भी मैंने एक्सपेक्ट किया मैं डिसअपॉइंट ही हुआ, तो एक्सपेक्टेशन जो है डिस्ट्रॉय करती है हर चीज को। और इस तरीके की फीडबैक्स आते हैं कि आप जैसे आपने वासेपुर बनाई फॉर एग्जांपल, है ना? मेरा तो हर दिन कोई चाहता है मैं गैंगस्टर फिल्म ही बनाता रहूं सारी हाँ, जिंदगी। तो उसके बाद से एक लंबा आर्क बना है मिर्ज़ापुर, और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, ओटीटी की बहुत सारी सीरीज आ रही हैं, जो खाकी बिहार चैप्टर, वो सब चीज़ें। तो आपको वो टेम्पटेशन रहा कि वापस से उस ज़मीन पर लौटूं? मैं अलग कहानी कहूंगा, क्राइम से रिलेटेड स्टोरी हो सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं हो गैंगस्टर फिल्म हो या कुछ है। मैंने ऐसी फिल्में लिख के रखी हैं, अच्छा, लेकिन मैं बनाऊंगा। सर दोबारा के टाइम पर बॉयकॉट से रिलेटेड तापसी से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था और उन्होंने ऐसे मजाक में या हल्के में कहा था कि हमारी भी मूवी को बॉयकॉट करो, तो आपको लगता है लंदन टॉप के इंटरव्यू में कहा था। तो आपको लगता है कि उससे कुछ फर्क पड़ा या नुकसान हुआ मूवी को? नहीं, मतलब लोग बोलते हैं कि उनके बॉयकॉट करने की वजह से हमारी फिल्म जो है चली नहीं। फैक्ट ऑफ द मैटर इज ऑरमैक्स मीडिया के हिसाब से जितना वो ट्रैक करी थी उससे ज्यादा ओपनिंग लगी थी। हमें हमारी फिल्म ने जितना कमाया उससे कम ही कमाना एक्सपेक्टेड था शायद। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो हल्ला जो होता है, फिल्म जो है हिंदी और रीजनल सिनेमा का एक डिफरेंस है। फिल्म वो चल रही है, लोग जो है पैंडेमिक के बाद से पैसे जो है ना बहुत समझ के खर्चा कर रहे हैं। या तो वो फिल्म सिनेमा हॉल में देखने जाएंगे जिसका वो बहुत बुरी तरह से इंतजार कर रहे हैं, और जब तक उसका हो हल्ला नहीं होता, जैसे पठान, जैसे ब्रह्मास्त्र, आपने जैसे देखी KGF पठान? 2। हाँ, मैंने पहले दिन देखी। पर आपका जो उस पर रिस्पॉन्स था उसको लोगों ने बहुत लेयर्ड पाया। लोगों ने कहा, अनुराग कश्यप ने ये नहीं कहा कि पठान बहुत कमाल की फिल्म है, अनुराग कश्यप ने कहा कि शाहरुख खान कितना बढ़िया लगा है। हाँ, वो सही बात है। फिल्म कैसी है? फिल्म कैसी है? फिल्म मतलब फिल्म का पर्पस सॉल्व होता है, फिल्म जैसी है फिल्म वैसी है। आप सीधा जवाब देने वाले अनुराग कश्यप बहुत गोल भाई गोल देखो, मैं फिल्म में शाहरुख खान को देख के बहुत एंजॉय किया और सारा सब कुछ, और मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ, फिल्म ने ऐसा कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया था जो फिल्म में ने डिलीवर नहीं किया। मैं पठान देखने ही उसलिए गया था जिसलिए गया था, जो उस फिल्म में था। मैं ऐसी पठान जैसी फिल्म अक्सर अदरवाइज क्या होता है, मैं वेट करके आराम से जाता हूँ। मैंने जैसे वॉर रिलीज के कुछ 6 हफ्ते बाद देखी। मैं उस तरह की फिल्म का ऑडियंस नहीं हूं।
लेकिन मेरे लिए एक बहुत जरूरी था जाके मैं पठान को देखूं। और कई वो लोगों ना, के लिए पठान जाकर देखना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट जैसा था, आपके लिए बिल्कुल भी? था। पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, स्टेटमेंट था। उसमें पॉलिटिक्स कुछ भी नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट फॉर मी दिस होल बॉयकॉट थिंग इज सोशल मीडिया क्रिएटेड बुलशिट। हम्म। तो मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चलता है ना, ये इतना ज्यादा हो जाता है। अभी एक्सपोज हो गए लोग, इतने डेस्परेट हो गए कि वो फिल्म अब जब इतनी बड़ी हिट हो गई तब भी कारण ढूंढ ढूंढ के रोज लगाए जा रहे हैं, बिकॉज उनका सर्वाइवल मुश्किल है। क्योंकि ये लोग जो जेम्स ऑफ बॉलीवुड टाइप लोग जो बॉयकॉट करते हैं, वो नीचे वो यूपीआई का अपना एड्रेस भी देते हैं, इस पे पैसे भेज दो। वो एक्सपोज हो गए, उनको लोगों ने पैसे भेजना बंद कर दिए, तो अपने सर्वाइवल के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और तो उनकी हालत खराब है। अच्छा, आप जब पठान देखने गए तो पठान में शाहरुख के साथ साथ सलमान खान भी हैं, हाँ, और उनके साथ आपका बड़ा वो हाई खास पॉइंट है हाई फिल्म का। पॉइंट है, हाँ, और उनके साथ आपका बड़ा खास किस्म का रिश्ता भी है। मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो कहानी है। मतलब एक कहानी है, वो जो सच्ची कहानी है। तेरे नाम में करने वाला था, और मैंने उनको बाल उगाने को कहा, वो नाराज हो गए। और ये उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि वो नाराज हो गए, प्रोड्यूसर ने कहा, और प्रोड्यूसर ने मुझे निकाल दिया, और मुझे पता ही नहीं ये चला। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, थोड़ा विस्तार से बताइए भाई साहब। अरे तेरे नाम फिल्म मैंने लिखी थी, बनाने जा रहा था। वो आपने लिखी थी, हाँ। साउथ से आपने अडेप्ट करके उसका हाँ। हिंदीकरण कर हाँ। दिया। और ये बहुत पुरानी बात है, मैंने सिर्फ 5 बनाई थी। मैं सुनाने गया था, उनको शूल बड़ी पसंद थी सलमान खान को, और 5 का हल्ला शूल के था। आपने डायलॉग लिखे थे? हाँ, और 5 का हल्ला था, तो सुनाने गया तो उनका अच्छा है, बढ़िया है, करते हैं। मैं कहा सर बस बाल उगा लो, मतलब क्योंकि वो आगरा मथुरा में जो है ना, लोग क्लीन शेव नहीं करते चेस्ट। कहानी आगरा या मथुरा आप में। उनके घर जब स्टोरी सुनाने गए तब आपने तब कहा? मैंने कहा, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, मैं घर आ गया। रात को प्रोड्यूसर ने बुलाया मुझे, बस सलमान खान को बाल उगाने को कहता करे, गिलास फेंक के मारा। बस वो दी एंड था कहानी का। और एक तब भी तो हुआ था जब आप वासेपुर शूट कर रहे थे, कुछ वो ट्वीट करने क्योंकि लगे हो। हाँ, दबंग के बाद दबंग 2 अनाउंस हुई थी, और मैं बड़ा नाराज था, मेरा भाई नहीं कर रहा है। मुझे कहानी नहीं पता थी, मेरे भाई ने बताया कहानी कुछ और है, आपने ट्वीट डिलीट करिए। मैंने ट्वीट डिलीट कर दिया। क्या कहानी थी? मतलब मेरे भाई ने खुद छोड़ी थी, मुझे लगा कि उससे छीन ली गई। इसीलिए तो लोग कहते हैं एकदम मरखू बैल नहीं होता है, आगा पीछा बाद में देखेगा, जाके सींग फंसा देगा, दूसरों की लड़ाई अपनी लड़ाई बना लेगा। ऐसा होता था कभी कभी। अब नहीं होता है? ना। अब मैं सयाना हो गया हूँ, नहीं अभी शांत नहीं। हो गया हूँ। मैं बहुत काम हो गया हूँ, मैं भी देख के हंस देता हूँ। सिनेमा पैसा नहीं हमारा। जी जी सर। सर मेरा ये सवाल था कि 70 और 80 के दशक में जब बॉलीवुड में एक टाइम था कि मूवमेंट की तरीके से क्लास बेस्ड और आइडेंटिटी बेस्ड कई सारी फिल्में बनती थी, फिर धीरे धीरे वो समय ख़त्म, मतलब कम हुआ, मूवीज़ बनना कम हुई उस तरीके की। हाल के समय में सर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। आपको क्या लग रहा है कि कहाँ पर वो खो दिया है हमने? जो सो कॉल्ड पैरेलल सिनेमा की स्ट्रीम है, यार पैरेलल सिनेमा जो है ना, बड़ा मुश्किल से बनता था। इट वाज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। आज वो सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट का। एनएफडीसी वो फिल्में बनाता नहीं। उस समय फिल्मों की कॉस्ट क्या होती थी? 1.5-2 लाख में फिल्म बनती थी। कल कुंदन शाह की ऊपर सईद मिर्जा ने किताब लिखी, लॉन्च हो रही थी, वो बता रहे थे तो फिल्म बनती थी 1 रुपए का 4 रुपए कैसे बनाते थे, बोरो करके फिल्में बनती थी। और फिल्म का कॉस्ट 2 लाख 3 लाख होता था। जाने विद्यारों का कॉस्ट 2 लाख था, उतने में फिल्में बनती थी, और उसको थिएटर का सपोर्ट मिलता था। आज शाकुंतलम जैसे थिएटर कहाँ है? आज उस तरह की फिल्में रिलीज नहीं होती। ऑडियंस डिसाइड करती है किस तरह का फिल्म बनेगा। आज बनती है ऐसी फिल्में, बहुत बनती है, लेकिन आप देखते नहीं हो। आप मूवी पे जाके देखो, अचल मिश्रा बनाता है फिल्में। अभी धुई आई है, आप धुई, ये झीनी भीनी चदरिया बनी है। जब आप इस तरह की फिल्में देखना शुरू कर दोगे तो बनना शुरू हो जाएंगे। ये भी कम कॉस्ट में बनी है, लेकिन कोई देखने ही नहीं जाता। और ऑडियंस भी तो ऐसी है ना आज के इंटरनेट के जमाने में। ऐसी फिल्म देखनी तो फ्री में देखें, घर पे बैठ के, काहे को सिनेमा में जाके खर्चा करें। तो ऐसे मतलब वो जिम्मेदारी सबकी बनती है, ये सिर्फ फिल्म मेकर की जिम्मेदारी नहीं है। मेरी 4 चप्पलें जैसी फिल्म जाने जो भी बनाई, वो रॉटरडैम में जाएगी, उसके बाद दुनिया भर में घूमेगी। हिंदुस्तान में अगर आएगी तो शायद किसी एक प्लेटफॉर्म पे आएगी, किसी आर्टिस्टिक प्लेटफॉर्म पे। उसकी फंडिंग भी, बनाना भी बाहर से ही होता है, थोड़ी ना यहाँ से कोई पैसा देता वो फिल्म बनाने के लिए। तो वो एक जिम्मेदारी सबकी बनती है। हम लोग वो सारी फिल्में फ्री में देखते हैं। हम लोग वो सारी फिल्में कहीं चल जाती है तो जाके देख लेते हैं। जब थिएटर में लगती है हम उसके लिए पैसा नहीं खर्चा करते, तो कहाँ से बनाएगा फिल्म मेकर, कैसे सर्वाइव करेगा? और फिल्म मेकर की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं कि
आपकी नीड को केटर करे, उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि अपना पेट भी भरे, उसकी ये भी जिम्मेदारी है कि अपना खुद का घर भी चलाए, डिग्निटी से रहे। मतलब ये सारे फिल्म मेकर्स को देखो, अमित दत्ता एक गांव में पढ़ाता है, वहीं रहता है, वहीं से छोट फिल्म बनाता है, बेचता है। उससे ज्यादा नहीं करता कुछ वो। लेकिन किसी ने इंडिया में देखी उसकी फिल्म? उसकी फिल्म यूरोप में चलती है, सर्वाइव करता है, उस पर उसको दूसरी फिल्म बनाने को मिलती है। सर दिल्ली में सीए एनआरसी का विरोध चल रहा था और बॉलीवुड के कई लोग जो थे इससे जुड़ नहीं रहे थे। सोशल मीडिया पे चल रहा था कि बिरयानी खाने जाते हैं और ये आप गए वहाँ मंच पे, आप पहुँचे और वहाँ से आपने बिरयानी खाया, तो क्या सोच के आप ये कर रहे थे? क्या स्टेटमेंट क्या था? वही स्टेटमेंट था जो मैं अभी भी बोलता हूँ। जैसे ये बॉयकॉट बॉलीवुड चलता है, मैं आपको बहुत छोटा सा इकोनॉमिक्स है। वो क्या है कि जब मैं बोल रहा था, बात अधूरी रह गई थी बीच में, कि जो बड़ी फिल्में होती है इसका लोग इंतजार करते हैं तो लोग देखने जाते हैं, करेक्ट। जो वर्ड ऑफ माउथ वाली फिल्में होती हैं उसका फायदा हिंदी सिनेमा को नहीं मिलता, क्योंकि आज समझ लो फ्राइडे को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, उसके अगले हफ्ते शहजादा आ जाएगी, उसके अगले हफ्ते कुछ और आ जाएगा। एक हफ्ते में वर्ड ऑफ माउथ बिल्ड नहीं हुआ तो मेरी फिल्म सिनेमा हॉल से बाहर हो जाएगी। रीजनल फिल्म को वो बेनिफिट मिलता है। वो कर्नाटका की फिल्म कंतारा कर्नाटका में रिलीज होती है, 6 हफ्ता चलती है, लोग उसके बारे में पूरा भारत बात करने लगता है, तब वो हिंदी में रिलीज होती है तो उतनी बड़ी हो जाती है जितनी बड़ी बाकी फिल्म है, तो लोग देखने जाते हैं। वो वर्ड ऑफ माउथ का एडवांटेज हिंदी सिनेमा को है ही नहीं। अब उसका एडवांटेज और बॉयकॉट बॉलीवुड जैसे लोग जो है अपनी दुकान चला रहे हैं, उसका फायदा वो लोग उठाते हैं। और जनता तो है ही, वो तो दे फॉल फॉर एनीथिंग लाइक दैट। वो जस्टिस फॉर एसएसआर के नाम से भी एक चल रहा है, सालों से चल रहा है। वो भी धंधा है, बहुत सारा धंधा है। मैं आखिरी में 5 फिल्में हैं जिन पे आपकी रिएक्शन चाहता हूँ। एक कैनेडियन फिल्म है फन। हाँ, उससे बहुत इंस्पायर्ड हुआ था, उससे उसका स्ट्रक्चर मैंने 2 बार यूज किया, लास्ट टाइम टू महाकाली और 5 में। 5 कभी रिलीज होगी, कुछ बात हुई आगे, या अब वो हमेशा हो के लिए सकता। डब्बा बंद है और सिर्फ हम लोगों के लैपटॉप में ही नहीं दिखेगी? 5 वो है, 5 जैसे सहारा है, जैसे 5 जो है विजय माल्या है, जिसके ऊपर बहुत सारा बैंक लोन है, वो भाग के लंदन में रह रही है। उसकी जो प्रोड्यूसर है? नहीं पिक्चर जो है पिक्चर लंदन में बंद है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई उसको यूट्यूब पे अपलोड कर दे, सब देख लें जिसको देखनी है? यूट्यूब पे डाल जाएगा, फिल्म का प्रिंट अपलोड होगा तो जो प्रोड्यूसर के ऊपर और केस होगा ना। वो फिल्म जितने कॉस्ट में बनी उसका जितना लेन है वो पिक्चर कोई रिलीज क्योंकि नहीं हम सब लोगों ने लैपटॉप पे जो देखी उसमें ऊपर लिखा होता है प्रीव्यू कॉपी। हाँ, क्योंकि पिक्चर रिलीज हो ही नहीं सकती ना। एक पिक्चर के ऊपर एक बिजनेस का लेन बहुत ज्यादा होता है। बोला ना, वो पिक्चर उन सारे लोगों की तरह है जो, यही चीज होता है जो जिसके ऊपर इतना लोन डाल दिया गया है कि वो पिक्चर का कॉस्ट के बियॉन्ड है, बलून है, वो इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। आपके पास तो होगी ओरिजिनल डीवीडी एक? हाँ, मेरे पास है एक। ठीक है। हेड ऑन। हेड ऑन मेरी वो फिल्म है जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, रिवाइव किया। उसको मैंने एक ट्रिब्यूट भी दिया था डीवीडी में। अरण्य कांडम। अरण्य कांडम कुमार राजा की बहुत ही पाथ ब्रेकिंग फिल्म है तमिलनाडु से, जिसका अनकट वर्जन एक मेरे पास पड़ा है, बाकी किसी के पास नहीं है। अच्छा, आपकी वो डीवीडी लाइब्रेरी के बारे में कई मिथक हैं। हाँ, क्या? यही कि वो उसके पास सबसे बड़ी डीवीडी लाइब्रेरी है, वो बच्चों की तरह चहकते हुए लोगों को बताता है मेरे पास इसका ये वर्जन है, उसका वो वर्जन। नहीं चेक मैं बताता हूँ, मैं लोगों को मतलब फिल्म दिखाता हूँ, जो मेरे घर आते हैं, जो समय देते हैं उनको फिल्में दिखाता हूँ मैं। बहुत सारी फिल्मों की फिजिकल कॉपी खत्म हो रही है, स्टूडियोज खत्म कर रहे हैं फायदे के लिए। अभी सब कुछ ओटीटी आ जाएगा और वो बहुत सारी फॉक्स की लाइब्रेरी, पुरानी साइलेंट मूवीज सब डिसअपियर हो रही है। तो मैं फिजिकल कॉपी इसलिए रखता हूँ ताकि मेरे पास वो फिल्में रहें। कल को वो हर चीज के पीछे पेवॉल आ जाएगा, मालूम है ना। जैसे न्यूज के पीछे पेवॉल आता है ना, अभी क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटर से नहीं आ रहा है, अभी ये सब कोलेट हो जाएगा। जब कोलेट हो जाएगा ना, जैसे रोकू है बाहर, आप रोकू के लिए पैसा दीजिए और आप प्राइम भी देख सकते हो और हुलू भी देख सकते हो, सब देख सकते हो। इंडिया में भी ऐसा आएगा और डेफिनेटली जियो करेगा, जिसका सबसे ज्यादा वेयर विदॉल होगा वो करेगा, और तब तक सब फ्री होगा। जैसे ही वो आएगा फिर हर चीज के पीछे पेवॉल आ जाएगा। फिर एक फिल्म को आपको 10 बार देखना तो 10 बार खरीदना पड़ेगा। एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है अनुराग कश्यप है जी, आपको जानकारी नहीं इसके बारे में? नहीं। आपकी फिल्म वासेपुर में जो जेपी सिंह बने थे,
हाँ वो उस फिल्म को बना रहे हैं, कह रहे हैं ट्रिब्यूट है ये अनुराग कश्यप के लिए। 2 किरदारों की कहानी है, एक का नाम अनुराग है, एक का कश्यप। आप उसके बारे में जान के खुश रहिए। मुझे नहीं जानना। कोई जानकारी नहीं आपको? नहीं, मेरे को ऐसे 4-5 पिक्चर्स हो चुके हैं कि एक फिल्म में है, कोई अनुराग कश्यप से मिलना चाहता है, कोई इसको मारना चाहता है, कोई कुछ है। ये सबसे मैं बहुत दूर रहना चाहता हूँ। वो लोगों ने ना एक माइथोलॉजी बना रखी है। ये माइथोलॉजी आगे चल के बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कुछ भी होगा अभी। अच्छा, ये ऑडियंस के कुछ सवाल हैं, फटाफट लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है, मतलब बहुत सारे ने, कि गैंग्स ऑफ वासेपुर 3 कब नहीं आएगी? नहीं आएगी। पर फिल्म जहाँ खत्म होती है हाँ पार्ट 2, तो गुंजाइश तो रहती है स्टोरी में। हाँ, लेकिन मुझे कोई वासेपुर यूनिवर्स नहीं बनाना है ना। मैं बोला ना, लोग बिजनेसमैन अलग सोचते हैं। हर चीज का एक यूनिवर्स बन रहा है ना आजकल। मुझे कुछ नहीं बनाना है, मुझे अपनी फिल्म बनानी है। बहुत सारी अलग अलग फिल्में बनानी है। वासेपुर 3 मैं उस दिन बनाऊंगा जिस दिन लंगड़ा लूला हो जाऊंगा, मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा कुछ काम करने का, तो मैं वासेपुर 3 अनाउंस करके बहुत पैसे कमाऊंगा ताकि मेरा इलाज हो सके। थम मिल गया भाइयों। अनुराग कश्यप ने बता दिया वासेपुर 3 कब बनाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने, ज्ञान रंजन समेत, ये सवाल पूछा है कि अनुराग कश्यप के क्रू के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, या अनुराग कश्यप को अपनी स्टोरी कैसे पिच कर सकते हैं, मैं या ना इनके स्टोरी साथ काम पिच- कैसे कर सकते हैं? मैं ना स्टोरी सुनता हूँ ना मैं क्रू चुनता हूँ। मेरे क्रू के साथ जुड़ना है तो आपको मेरे क्रू को ढूंढना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी चीज है। हर पिक्चर के एंड क्रेडिट में क्रू के वालों के नाम आते हैं। वो नाम की लिस्ट बनाओ, हाँ, उनको ढूंढो, सोशल मीडिया पे उन तक पहुंचो। ऐसे ही लोग करते हैं, यही तरीका है। और टीम में टीम वाले ही घुसाते हैं। मैं किसी को नहीं हायर करता हूँ, एक आदमी को नहीं हायर करता हूँ। उज्जवल कुमार पूछ रहे हैं, आपकी ज्यादातर फिल्में तो पिट जाती हैं, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, हाँ, और फिर भी क्योंकि काम मिलता रहता है। क्योंकि पिक्चर का चलना ना चलना जो है बॉक्स ऑफिस तक सीमित नहीं होता है। यही बात लोगों को नहीं समझ में आती है। मेरी सारी पिक्चर मुझे आज भी कमा के देती है। नायक फ्लॉप फिल्म थी, उससे बड़ी हिट जी टीवी पे कोई है ही नहीं आज की डेट में। किसी एक्टर की फिल्म उसको बीट नहीं कर सकती। उड़ान आज भी चलती है, देवडी आज भी चलती है, ब्लैक फ्राइडे आज भी चलती है, गुलाल आज भी चलती है। मेरी सारी फिल्में टीवी पे, ओटीटी पे, सैटेलाइट पे आज भी जिंदा है। हाँ, गुलाल जब तो मैंने एक अभी कंपनी YouTube दूसरी पे कंपनी खरीदती है ना, जब उनकी लिस्ट में, उनके पास लाइब्रेरी में क्या क्या फिल्म है, मेरी फिल्म सबसे आगे होती है। क्योंकि लाइब्रेरी की वैल्यू है, और लाइब्रेरी में वैल्यू मेरी फिल्मों की है। नहीं तो लोग बेवकूफ हैं जो मुझे पैसा देते हैं पिक्चर बनाने को। लोगों को पता होना चाहिए कि बॉक्स ऑफिस दायरा नहीं होता पिक्चर का। वायुष श्रीवास्तव कह रहे हैं कि आपकी फिल्म में कास्टिंग के क्या पैरामीटर हैं? फिल्म की स्क्रिप्ट के खुद करते हो रिक्वायरमेंट आप कास्टिंग, या नहीं, मैं कास्टिंग डायरेक्टर हैं, गौतम है, वो लोग एक्टर्स, गौतम किशनचंदानी? हाँ, वो चॉइसेस देते हैं मेरे को हर रोल के लिए 4-5-6, मैं उसमें से चुनता हूँ। सुहास पूछ रहे हैं, नागराज मंजुले पे आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया आदमी है। वो आदमी है जो करना चाहता है, कहना चाहता है, वो कहता करता अपने लोगों के लिए। काफी बेहतरीन फिल्म मेकर है, बहुत बढ़िया एक्टर है, और मैं उसको एक दिन कास्ट भी करना चाहता हूँ। रैंडम पूछ रहे हैं, अनुराग कश्यप किस पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे? मैं ना चुनाव लड़ूंगा, मैं टिकूंगा भी नहीं ज्यादा दिन। मतलब मैं तो रास्ता ढूंढ रहा हूँ बाहर जाने का, भागने। फिर से? हाँ, अगर अपनी फिल्में बनाने को मिलती रहे तो फिर मैं यहीं रुक जाऊंगा। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा को फॉलो कर रहे हैं आप? राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं? मतलब पहली बार कुछ कर रहे हैं वो, ऐसा लगता है। और उन्होंने मतलब गिव अप नहीं किया, और एंड खत्म होने वाली भारत जोड़ो यात्रा, और आज उसका आखिरी दिन है। आज आखिरी दिन है। तो काफी एडमिरेबल उन्होंने किया। तो जो भी उन्होंने किया बहुत एडमिरेबल है। क्योंकि मैं तो बोलता हूँ उनकी भारत जोड़ो यात्रा मतलब ऐसा लगता है मोहब्बत से ही तो क्रांति आएगी। लेकिन उसका कितना इम्पैक्ट है। उन्होंने एक तरफ वो भी है जिद्दी, और दूसरी तरफ भी जिद्दी। उन्होंने कहीं आने नहीं दिया मीडिया में, कुछ भी कुछ आने नहीं दिया। मतलब मीडिया में मैंने तो देखा ही नहीं ना, आए नहीं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में इतना कुछ। जनरल पब्लिक मीडिया में आपको चिट्ठी आई थी जैसे बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस को आई कि आप इस यात्रा में जुड़िए? नहीं। एक ये पीयूष मिश्रा से आपकी लड़ाई के बारे में लोग पूछ रहे हैं, आपका कोई झगड़ा चल रहा है क्या? कोई लड़ाई नहीं है। पीयूष भाई कभी नाराज हो जाते हैं, फिर वापस प्यार भी करने लग जाते हैं, वो उनका है। मेरा उनसे कोई शिकायत नहीं है। वो मुझसे कभी कभी नाराज हो जाते हैं, उनको लगता है उनका फोन नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाते? वो तो आप उनका नहीं, आप तो बहुत सारे लोगों का फोन हाँ, नहीं तो उठाते। वही उनको लगता है मैं सिर्फ उनका ही नहीं उठाता।
तो जब दिख जाता है मैं तुरंत उठाता भी हूँ, तो 2 बार उठा लिया तो उनका प्यार जो है 10 गुना बढ़ जाता है, और एक फ़ोन कॉल मिस कर दिया तो नाराज़ भी हो जाते हैं। उनको हक है पूरा, वो जो चाहे करे, लेकिन हमारी कोई लड़ाई नहीं ये है। बात सही है कि रामाधीर सिंह का किरदार वो करना चाहते थे? नहीं, मैंने उनको ऑप्शन दिया था रामाधीर सिंह और इसके बीच में, लेकिन मैं दिल से चाहता था वो नासिर करे। तो उन्होंने चुनने के बजाय मुझसे बोला तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं? मैंने कहा मैं चाहता हूँ फिल्म की वॉइस बने, आप नासिर बने। तो मैंने कहा फिर ऑप्शन क्यों दे रहे हो हमको, जो तुम चाहते हो वही करो। और फिर तिशु ने रामाधीर सिंह किया। फिर वो थोड़े टाइम के लिए नाराज इसलिए हो गया, उनको लगा मेरी आवाज यूज की, क्योंकि रामाधीर सिंह को कितना बढ़िया रोल मिला, फायदा हुआ। ये बात हाँ, तो है। तो उस बात से वो थोड़े टाइम तक नाराज थे, लेकिन वो बहुत प्यार करते हैं, वो टेंशन नहीं। एक उन्होंने सवाल माफ कर दिया पूछा गया मुझे। है कि आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप मस्तराम जैसी मैगजीन मंगाकर कहानी ढूंढते हैं, क्या अभी भी ये सिलसिला चल रहा है? मनोहर कहानियां, मनोहर कहानियां, लोगों ने मस्तराम कर दिया उसको। मनोहर कहानियां सत्य कथा में बहुत पढ़ता था, और आज भी पढ़ता हूँ हाँ, जहाँ मिलता है। और वो इंग्लिश में आती थी, क्राइम एंड समथिंग करके, मनोहर कहानियां और सत्य कथा। अच्छा, एक ये सवाल पूछा गया है कि आपके जो फेवरेट एक्टर्स हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इज ही योर फेवरेट एक्टर? डेफिनेशन क्या होती है उसकी? बाकी सब लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा नवाज को कास्ट करते हैं अनुराग। हाँ, क्योंकि सबसे मजेदार काम उसके साथ काम करना बहुत आसान है। बहुत सारे लोग हैं, नवाज है, राधिका आप्टे है, तापसी है, पावेल है, सयामी है, ये सब लोग हैं जो ट्रस्ट फैक्टर इतना ज़्यादा है कि विकी कौशल है कि उनके साथ काम करना बहुत आसान है मेरे लिए। वो भरोसे के साथ आ जाते हैं, रिस्की काम भी कर लेते हैं। मनोज वाजपेयी? मनोज वाजपेयी भी है। मनोज वाजपेयी को सिर्फ कभी कभी अफोर्ड नहीं कर पाता, महंगे बहुत हैं। हाँ। एक नया और चलन दिख रहा है कि आप सब लोग नए सिरे से एक दूसरे को बैक कर रहे हैं। हंसल मेहता, सुधीर मिश्रा, अनुराग कश्यप, अनुभव हाँ, हम सिन्हा। लोग काफ़ी लोग आपस में वापस जुड़े हैं, बहुत सारे लोग। कैसे हुआ ये? ये मैं बोलूँगा, ये बहुत सारी कोशिश जो हुई है, ये एक तो अनुभव सिन्हा की कोशिश है, उसने सबको जोड़ा आपस में। मनोज वाजपेयी एक दूसरा आदमी है जिन्होंने सबको बांध के रखा है। वो रिकमेंड करते रहते हैं नए एक्टर्स को। अक्सर सबसे ज़्यादा नए एक्टर्स को अगर किसी ने रिकमेंड किया तो मनोज वाजपेयी खुद है। हैं कुछ लोग जो जोड़ के रखते हैं। मैं तो बहुत ही एकांत में, गुफा में रहने वाला आदमी हूँ। तो अनुभव ने तो मुझे भी घर से निकाल दिया। मेरे घर में आके उन्होंने, एक समय था जब मेरी सारी शराब की बोतलें खाली कर दी उन्होंने। अच्छा, अनुभव सिन्हा घर आए और सब बदल दी, पलट दी, सब पलट दी। ठीक किया। तो हैं मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ। विशाल भारद्वाज? विशाल जी भी अपना काम करते रहते हैं, और विशाल जी जब होते हैं बॉम्बे में तो आते हैं, अक्सर वो बॉम्बे में रहते नहीं है। सो ऐसा कोई ऐसे साउंडिंग बोर्ड, आप कहानी लिखी सबसे पहले किसको सुनाते हो? कोई नहीं, मैं सबको सुनाते रहता हूँ। मैं सबसे चोरी भी करता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट प्यार में डीजे मोहम्मद की भाषा के लिए मैंने कहा इसकी मेरी भाषा नहीं है। तो मैं, विशाल जी वॉक पे सुबह निकलते थे, मेरे पड़ोस में थे, तो मैं सुबह 5 बजे उठने लग गया, वॉक पे उनके साथ साथ चलने लग गया, उनको कहानी सुनाई। फिर मैंने कहा डीजे मोहम्मद किस तरह से बातें करेगा, क्या कहानी। तो विशाल जी ने जो कहानी सुनाई मैं सुनता गया। मैं वॉक खत्म कर जाता था, लिख लेता था। उनके सारे कॉन्वर्सेशन से सब चुरा के डीजे मोहम्मद का कैरेक्टर बना दिया मैंने। उनको बता भी दिया? हाँ, उन्हें परमिशन भी ले ली, बता भी दिया। गुलजार साहब से भी परमिशन ले ली मैंने, सबसे चुराया और सबसे परमिशन ले ली। गुलजार साहब आपसे बहुत नाराज थे नो स्मोकिंग के बाद की गानों का जिस तरह से इस्तेमाल हुआ? सर नहीं, गुलजार साहब बहुत खुश हैं। वो तो नो स्मोकिंग का एल्बम उनको बोलता है उनका मोस्ट चैलेंजिंग काम है। मुझे तो वो बहुत प्यार करते हैं। कई लोग बोलते हैं कि उन्होंने इतने अच्छे गाने लिखे और म्यूजिक ने खराब कर दिया, इतना लाउड म्यूजिक है कि इस तरह की बातें। लोग बकवास करते हैं। गुलजार साहब ने फाइनल फिल्म देखने के बाद एस्ट्रे गाना लिखा, बोला यहाँ गाने की जरूरत है, लिखा, कंपोज हुआ, डाला वहां पे। वो तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो अब आखिरी में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अनुराग कश्यप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे? और मैं रख रहा हूँ, अभी दिख रहा नहीं मैं सेहत कितना अच्छी होगी मेरी पहले से। अभी बहुत फिल्में बाकी है। हाँ, और वेब सीरीज भी आएंगी। हाँ, सब आ रही है अभी। आप क्या देख रहे हैं आजकल? बिकॉज यू वॉच लॉट ऑफ कंटेंट। मैं अपने पुराने यारी रोड वाले घर पे वापस गया हूँ। मैं पुराने घर में वापस चला गया हूँ। वो वाला छोड़ दिया? हाँ, अभी सेटल हो रहा, अभी टाइम लगेगा, मेरा सिस्टम अभी ठीक नहीं है। आखिरी फिल्म मैंने देखी थी एक्शन हीरो, जो मुझे बड़ी मजेदार लगी। हाँ। बस उसके बाद से मैंने कोई फिल्म नहीं देखी। ये और पठान देखी, पठान और एक्शन हीरो देखी, मेरी लास्ट 2 फिल्म्स।
थैंक यू सो मच अनुराग कश्यप, Thank आपने you. इतना समय दिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी सेहत के लिए। अरे खड़े रहो गुरु, अभी इंटरव्यू चल रहा है, छोटे बच्चे की तरह घूमने चलो। लगे यार, क्या हो गया यार? चलो चलो बोलो बोलो बोलो, मैं इसे उठा रहा हूँ। अरे मैं क्लोजिंग दे रहा हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ तो क्लोजिंग दो ना। बैठो बैठो। मैं बैठता हूँ, चलो। अरे बाप रे। ये ऐसे ही हैं और ऐसे ही इनका सिनेमा है, बाकी आपकी जूरी है और सबकी अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। शुक्रिया। चलो